हेलो वेलकम टू मैगज़ीन मित्रा। और आज हम कवर करने जा रहे हैं नवंबर महीने की मैगज़ीन को 2025 की, जो कि प्रोवाइड की गई है विजन आईएएस के द्वारा। जिन लोगों को नहीं पता कि ये मैगज़ीन किस बारे में है, तो मैं बता दूं कि ये विजन आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें हर मंथ की जो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं जो आपकी यूपीएससी में काम आते हैं, जैसे सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोग्राफी, ये सारे टॉपिक्स की महीनेवार करंट अफेयर को कवर करती है। और हम इसका पूरा क्रेडिट देते हैं विजन आईएएस को, दे इसलिए रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट मार के चैनल ना उड़ा दें। बाकी अगर आपने इससे पहले अक्टूबर की नहीं देखी है तो मैंने अक्टूबर की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। कई बार कुछ लोगों के सवाल आते हैं कि ये मैगज़ीन कहाँ से मिलेगी, तो मैंने करंट अफेयर की इन्हीं वीडियोज़ की जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, विजन आईएएस की उस वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से आप चाहें तो इस मैगज़ीन को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो हर महीने की कहानी की तरह विजन आईएएस शुरू करता है अपनी इस मैगजीन को राज्य व्यवस्था और शासन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स आए हुए हैं उनसे। तो हमारा पहला आर्टिकल है भारत में भूमि पंजीकरण प्रणाली, इसके बारे में। तो देखिए, पहले बात को समझिए। आपने आमतौर पर देखा होगा कि हम किसी की कार बेच दें, गाड़ी बेच दें, तो इतने कभी केस सामने नहीं आते जितने आपने कोर्ट में केसेस देखे होंगे जमीन के से रिलेटेड, कि नहीं भाई चार लोग मिलके कर रहे हैं। तो ऐसा चक्कर क्यों फंस रहा है? कहीं ना कहीं उसी हम भूमि पंजीकरण प्रणाली के बारे में क्या क्या कमियां हैं उसको इस आर्टिकल में कवर करेंगे। चर्चा में ये इसलिए रहा क्योंकि उच्चतम न्यायालय यानी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक समीउल्लाह बनाम बिहार राज्य के मामले में कहा था कि देखिए भाई, जो भूमि की जो देश में पंजीकरण की प्रणाली है, स्वामित्व की प्रणाली है ना, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, तो उसमें सुधार कीजिए। चल क्या रहा था, बिहार का जो एक नियम है कि भाई अगर आपको पंजीकरण कराना है तो उसके लिए दाखिला खारिज या नामांतरण प्रमाण पत्र भी जरूरी होना चाहिए। इसको इसने कर दिया कि नहीं भाई देखो, बात समझो। ये हिंदी में बहुत टफ कर देते हैं पर मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसका चक्कर ये है कि ज़मीन से रिलेटेड अगर आप पंजीकरण कर रहे हैं तो उसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये केवल लेन देन को दर्ज करता है। कि सपोज करो ए आदमी ने पंजीकरण करा दिया, तो इसका मतलब है ए ने बी को बेची। तो ये पंजीकरण बस ये पता चल रहा है कि ए ने बी को बेची। ये पहले से ए की ज़मीन थी या नहीं थी, इस बात की इससे कोई गारंटी नहीं मिलती। तो हम समझते हैं उच्चतम न्यायालय ने बिहार के उस नियम को निरस्त कर दिया है जिसमें संपत्ति पंजीकरण के लिए दाखिल खारिज या फिर नामांतरण प्रमाण पत्र अनिवार्य था। सिंपल सी बात है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि देखिए पंजीकरण में केवल हम लेन देन को दर्ज करते हैं, ये नहीं बताते कि किसकी थी। इससे पहले एक केपी बनाम सब रजिस्ट्रार केस आया था 2025 में। इसमें था कि उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पंजीकरण वगैरह जो है ना, इसमें स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने का नहीं है। समझो, एक ही बात को अलग अलग कहना है कि पंजीकरण का मोटा मोटा मतलब है आप किसी ने जमीन बेची, किसी ने खरीदी, इस चीज के लेन देन को रिकॉर्ड करना। जमीन उसकी थी नहीं थी ये सत्यापित नहीं होती है उससे, ठीक है। ये बस ये बताता है कि जो भी अधिदेश जो भी लेन देन हुआ है वो कागजी कार्रवाई सही है और पक्षों ने अपनी स्वेच्छा से इस पे हस्ताक्षर किए हैं। आगे आते हैं। न्यायालय ने दोहराया कि जो पंजीकरण अधिनियम 1908 है, फिर से वही इसमें लेन देन की प्रक्रिया दर्ज की जाती है। देखो, दाखिल खारिज क्या होता है? दाखिल खारिज एक अलग प्रक्रिया है जो स्वामित्व प्रदान नहीं करती। दाखिल खारिज का मतलब है बेसिकली, दाखिल का मतलब होता है किसी चीज़ में एडमिट होना, किसी चीज़ में आना, और खारिज का मतलब है किसी चीज़ से नाम कट जाना। जैसे उर्दू में बोलते थे ना कि आज मेरा दाखिला हुआ है 5वीं क्लास में, तो बेसिकली है किसी चीज़ का तुम आगे इस चीज़ के राइट्स आपके पास आ गए, और खारिज का मतलब दूसरे के पास ख़त्म हो गए, तो इसे हम बेसिकली बोलते हैं दाखिला खारिज। न्यायालय ने भारत में जो पुरानी अभिलेख के द्वारा निर्मित नौकरशाही का चक्कर है उसकी भाई आलोचना की है, और एक छोटा छोटा चलते चलते ये सुझाव भी देके कि देखिए भाई, जो स्पष्ट स्वामित्व के लिए काम करो, आधुनिक डिजिटल और निर्णायक कोई काम कर सकें हम, ऐसे करके कोई राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने चाहिए। पर यहाँ से जो सवाल हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और ऐसे करके हैशटैग मार लिया करो, मैं आमतौर पे यही मारता हूँ। देखिए, ये आम तौर पे ज़्यादातर लोगों को पता है कि जो लैंड है, वो ज़मीन जो है, वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है। लेकिन ज़मीन से रिलेटेड जो विलेख हैं, दस्तावेज हैं, इन सब का जो पंजीकरण है ना भाई, वो हमारा समवर्ती सूची का विषय है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आ जाएगा भाई पेपर में, भूमि और भूमि के दस्तावेजों का पंजीकरण
राज्य सूची का विषय है। आपको लगेगा जब भूमि राज्य सूची का है तो पंजीकरण समवर्ती में कैसे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये आपको प्रीलिम्स के फैक्ट के रूप में क्लियर होना चाहिए। देखिए, भूमि का पंजीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले है वही अभिलेख पंजीकरण प्रणाली जिस पे हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, अभिलेख सरकारी रिकॉर्ड में पंजीकृत होते हैं, लेकिन वही फिर से एक बात, पंजीकरण स्वामित्व की गारंटी नहीं देता, ठीक है। बाकी आगे क्या है, इसमें इसमें होता क्या है, पर पता कैसे चलता है, तो देखो बहुत सारे जो पंजीकरण है ना उनकी जो श्रृंखला है, इससे पहले किसने कराया, इससे पहले किसने कराया, इससे पहले किसने कराया, उस श्रृंखला के साथ को हम जब ऐड करेंगे तब जाकर पता पड़ेगा कि अच्छा यहाँ से चलता आ रहा है ये। तो कहीं ना कहीं बहुत ही टिपिकल और आउटडेटेड है ना। बाकी एक और होता है, वो होता है स्वामित्व पंजीकरण। इसमें क्या है, यहाँ पे प्रमाण पत्र मिलता है प्रॉपर, है ना। स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण पत्र होता है जो सरकार पंजीकरण की गारंटी देती है, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल का मोटा मोटा क्रक्स समझ में आ जाना चाहिए। चर्चा में क्यों रहा था, चक्कर क्या है, अब तो वही जो आपका होता ना एक तरह से गवर्नेंस वाला जो मुद्दा चलता है उसको हम कवर करेंगे आगे इसमें। देखो भाई, जिन लोगों को अगर मेरी आवाज़ ऐसा लग रहा ना कि बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप मस्त 2x पे लगा के देखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भारत में मौजूद भूमि पंजीकरण से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वही अप्रचलित कानून है। देखिए, हमारे यहाँ के ज़्यादा से आधे से ज़्यादा कानून जो हैं वो औपनिवेशिक युग से चलते आ रहे हैं। जैसे कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 आप देख लो, स्टाम्प अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम, तो ये बहुत पुराने कानून हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं अपडेट करने की जरूरत है। दूसरा है कोई निर्णायक स्वामित्व नहीं। जैसे हमने देखा था ना कि ये वाली प्रणाली है, तो हमारे पास ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है। हमारे यहाँ केवल पंजीकरण होता है, उससे विक्रय विलेख का पंजीकरण होता है, पर इससे ये पता नहीं चलती कि भाई ये स्वामित्व की गारंटी देता है, नहीं। आई थिंक अब तक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्वामित्व स्वामित्व क्या कर रहा है हर बार। तो बल्कि लेन देन जो है एक सार्वजनिक अभिलेख के रूप में काम करता है। इस प्रकार केवल स्वामित्व का जो, तो इस तरह से जो स्वामित्व का जो है ना एक तरह से अनुमानित प्रमाण पत्र प्रदान करता है, कंफर्म नहीं होता कि भाई नहीं इसी की है ये। अब इस चक्कर में हो जाता है ये कि कहीं ना कहीं जब डिफाइन नहीं है, एकदम चीज़ें क्लियर नहीं है, तो कोई भी किसी की भी फर्जी दस्तावेज बनाता है, ज़मीन बेच देता है या फिर किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, और इस सब को सत्यापित करने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि आपको एक श्रृंखला से गुजरना पड़ता है जब आप शुरू से आप कर रहे हैं। तो उस चक्कर में क्या होता है, कहीं ना कहीं 66% दीवानी मुकदमेबाजी उत्पन्न हो जाती है। तो भाई दीवानी मुकदमेबाजी क्या होती है, दीवानी मतलब दीवाना हो गए क्या, नहीं नहीं नहीं, जर जोरू और जमीन से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं उन्हें दीवानी बोलते हैं आसान भाषा में। प्रशासनिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्या वही कि देखिए एक ही चीज को आप कितनी बार कहवा लो, है ना। मैं नहीं चाहता कि इस पर बहुत ज्यादा समय दूं। विक्रेता जो हैं और दो गवाह मिल गए, भौतिक उपस्थिति हुई तो इनकी पंजीकरण हो जाएगा। तो इसमें ये समय साध्य बना देती है और कुछ नहीं है। इसके अलावा भूमि क्या है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए अलग अलग राज्यों में जो पंजीकरण प्रक्रिया है वो भी अलग अलग हो गई हैं। कहीं ना कहीं इससे पूरे देश में विखंडन होता है और एक रूपता की कमी आ जाती है। अगली चीज है कि जो भी हम अब प्रयास कर रहे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं अधूरा डिजिटलीकरण है, क्योंकि सरकार दो योजना चला रखी है उसने। ये आपका DILRMP यानी डिजिटल इंडिया लैंड और रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, और NGDRS। तो इसमें क्या होता है कि अभी लोगों को डिजिटल तो करते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं स्वामित्व किसका है उस जमीन के ऊपर, मालिकाना हक किसका है, इसको ठीक ठीक डिफाइन नहीं करते। तो ये क्या है, DILRMP, ये है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण प्रोग्राम जो कि सरकार चला रही है। इसके ही सिमिलर एक और चलता है राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली। आज सारी सब्जी मेरी गली में बिक जाएगी। भारत में भूमि अभिलेख प्रणाली में सुधार के जो कदम उठाए गए हैं वो कौन से हैं, वही DILRMP। अच्छा, यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो भी हम अनुमानित वाली चीजों पे चल रहे हैं ना, प्रेजम्पटिव है, तो इसको हम कहीं ना कहीं भू स्वामित्व प्रणाली की तरह ले आए इसे, है ना। तो डिजिटल निर्णायक भू स्वामित्व प्रणाली में परिवर्तित कर दें जो अनुमान पे चल रही है अब तक व्यवस्था। DILRMP तहत के तहत कुछ पहले हैं जो शुरू करी गई हैं। देखो, जब इंसानों की पहचान करने के नंबर आए तो हमने एक आधार नंबर क्या बोलते हैं शुरू किया, ठीक है। तो हम क्यों ना हर किसी की जमीन का भी एक कोड तैयार कर दें और उसके बाद में पता चल जाएगा कौन सी जमीन किसकी है। तो बिल्कुल इसमें यूनिक लैंड और पिन जो है, पहचान संख्या है, वो भू आधार इसका नाम दिया है इन्होंने। इसकी एक पहल शुरू की है, इसके बारे में सवाल आ सकता है, कभी भी आ सकता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देखो दोस्त, ये एक 14 अंक वाली है जो अक्षरांक या पहचान संख्या है। सर जी ये अक्षरांक क्या है, मैंने या तो अक्षर सुना है या अंक सुना है। बिल्कुल, आपने कोड नेम देखे होंगे ना, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे रख दूं
MM यानी मैगजीन मित्रा 1 2 3 4। तो इसमें अक्षर भी हैं, अंक भी हैं, है ना। इसको भी हम चेंज कर सकते हैं कि एक M छोटा है, एक M बड़ा है, 1 2 3 4 एट द रेट। तो बेसिक सी बात यह है कि हम खाली याद रखना, हो सकता है तुम्हें फैक्ट बना के दे देगा कि खाली अक्षर वाली है, 14 अंकों की एक पहचान संख्या होती है। तो समझो आप 14 अंक की अक्षरांक की यह पहचान संख्या है, और इसको भी हम सृजित करते हैं अक्षांश और देशांतर के आधार पर। समझ में आ गई बात। तो जो हमारे रियल एस्टेट से रिलेटेड लेन देन है, इस सब को हम यहाँ पे यूज करके हम संपत्ति के विवाद का समाधान कर सकते हैं। हर किसी को हमने एक कहीं ना कहीं यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे दिया। अब आते हैं आगे NGDRS। इसमें क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी आपके सामान्य दस्तावेज हैं इससे रिलेटेड, उनका पंजीकरण करना है, यानी ऑनलाइन लेके आना है। यानी नागरिकों को जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनकी ऑनलाइन प्रविष्टि, ऑनलाइन भुगतान, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ये सब करके हम ताकि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए थोड़ी सुविधाएं दे सकें। इसके मामले में कोर्ट जो भी हम ये ऊपर कर रहे हैं, इस सब को हम जोड़ देंगे इनके सारे अभिलेखों को ई कोर्ट में। तो होगा क्या कि न्यायालय को अगर किसी एंट्री की जांच करनी है तो सीधे वेबसाइट पर जाएगा और प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध करेगा। इससे कहीं ना कहीं जल्दी जल्दी मामले निपट जाएंगे और विवादों में भी कमी आएगी। अगला है भूमि अभिलेखों का लिप्यांतरण। कि देखो भाई, हमारे यहाँ दिक्कत एक बहुत बड़ी ये है कि बहुत सारी हमारे देश के अंदर क्या बोलते हैं, अलग अलग भाषाएं हैं। अब उस चक्कर में होता क्या है कि इतनी सारी भाषाओं में हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को उसे कैसे मैनेज करें, है ना। तो उसका हमने सॉल्यूशन निकाला है कि जो भी स्थानीय भाषा है ना, उनको कहीं ना कहीं 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध भाषा है 22 भाषाओं में से किसी एक में अनुवादित कर सकें, ऐसा हमें सिस्टम तैयार करना है डिजिटल में, ताकि सबके लिए आसानी हो। तो बिल्कुल, क्या राज्य ऐसी कोई शुरुआत कर रहे हैं? हाँ, धरणी पोर्टल शुरू किया है तेलंगाना ने सेम काम के लिए। इसके अलावा कावेरी पोर्टल शुरू किया है कर्नाटक के लिए, स्टेट PCS में इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी पश्चिम बंगाल भी इस पे कहीं ना कहीं काम कर रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सुधारों के लिए आह्वान क्यों किया है भाई? देखिए समझो क्या कहा इसने। सबसे पहले कहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है निर्णायक स्वामित्व की। तो निर्णायक स्वामित्व के लिए ना कहीं विधि आयोग को एक काम करना चाहिए कि एक समिति बनाओ भाई, ताकि ये जो पंजीकरण व्यवस्था है इसकी जांच करो और जो निर्णायक स्वामित्व प्रणाली है उसके साथ उसे एकीकृत करो, है ना। इसके अलावा पुरानी जो विधि है उनका पुनर्गठन। अरे भाई, अंग्रेजों के समय के कानून चले आ रहे हैं 1882 से, 1908 से, 1899 में। तो अब जो भी मॉडर्न तकनीक आ गई है ना, उनके हिसाब से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करो भाई, उन्हें डिजिटलाइज करो, तो इनको कहीं ना कहीं पुनर्संरचित करो। तो इसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करें, ऐसा क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाकी समन्वय कि जो पंजीकरण हो रहे हैं ना, इन्हें उसी टाइम पे भूमि अभिलेखों के साथ जोड़ो, और ताकि पता चलता रहे, पूर्ण हो जाए ये प्रक्रिया अभिलेख की, सर्वेक्षण की, निपटान कार्य की समय से और सटीकता से। तो पता चलता रहेगा कि इस समय भूमि का धारण कौन कर रहा है पंजीकरण के साथ साथ। बाकी कुछ रेगुलेटरी हमने अथॉरिटी बनाई है कि भाई पंजीकरण कार्यालय को एक अलग से पूरी प्रॉपर जगह दो। इससे क्या होगा, एक संस्थागत स्मृति बनी रहेगी, यानी अच्छा यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये काम हो रहा है। बाकी पंजीकरण प्रतिष्ठान का जो वास्तविक समय है, मूल्यांकन है, इस सबको थोड़ा और सक्षम बनाया जा सकेगा। इसके अलावा देखो मैंने बताया ना, ब्लॉकचेन यूज करो। ब्लॉकचेन होता क्या है, देखो इनको हम बोलते हैं बेसिकली ब्लॉक, है ना। ये हो गए आपके ब्लॉक। अब इनको किसी एक चैन के माध्यम से जोड़ दियो, तो इसको हम बोलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब इसमें आपने डेटा रख दिया, तो आगे जो भी होगा ना, जिस भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपने खरीदी बेची, वो इन ब्लॉक्स की एक चेन श्रृंखला में लिखता चला जाएगा। और सबसे अलग बात, ये सेंट्रलाइज नहीं है, विकेंद्रीकृत है, यानी कोई एक सेंटर काम नहीं कर रहा है इसमें। और अगर आपकी इस ट्रांजैक्शन को कोई चेंज करने की कोशिश करता है बीच बीच में, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी इनका एक अलग से ऑथेंटिकेशन होता है वो ब्रीच हो जाता है ना। तो आप समझो, तो ब्लॉकचेन तकनीक आधारित जो है भू स्वामित्व, इसको अपनाएं। कैसे साहब? एक सुरक्षित, पारदर्शी और सरल भूमि पंजीकरण प्रणाली अपनाओ भाई। प्रत्येक अभिलेख में क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े हुए बही खाते का हिस्सा बन जाएगा इनमें। और होगा क्या, पुराने अभिलेखों को बदलने का प्रयास कोई करेगा तो आगे के सभी कूट जो है बदल जाएंगे और छेड़छाड़ का पता लगा देंगे कि किसने क्या करा है। तो क्यों ना हम इसको भी इतना सस्ता कर दें, जैसे मोबाइल फोन खरीदते हैं या कुछ और खरीदते हैं। जमीन को खरीदना इतना अजीब क्यों कर रखा है? ब्लॉकचेन एक क्या है, विकेंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि कहीं एक केंद्र पे ये काम नहीं कर रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होती है ना, किसी एक का बंदे का कंट्रोल नहीं है इस पे। और अपरिवर्तनीय डिजिटल बही खाता है, ये परिवर्तन नहीं हो सकता, होगा तो आगे की चीजें चेंज हो जाएंगी। ये आई थिंक प्रीलिम्स में आया था डिजिटल, इसके ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना। जिसे हम डिजिटल करेंसी वगैरह बनाते हैं ना, वो इसी पे होता है। ये बिटकॉइन भी ब्लॉकचेन पे ही ऑपरेट करते हैं।
यह कंप्यूटरों के नेटवर्क पर लेन देन को सुरक्षित करने का रिकॉर्ड रखता है। बाकी डेटा को ब्लॉक्स में व्यवस्थित करता है और श्रृंखला में यानी इस चेन के अंदर क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े होते हैं। इससे क्या होता है, ना तो आपको रिकॉर्ड के सत्यापन के लिए बैंक के पास जाने की जरूरत है, ना सरकार के पास, ना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के पास। आप जाओ, ये ओवरऑल क्या है, सत्यापन योग्य है और कहीं ना कहीं पारदर्शी है। इसके अलावा क्या होगा, जो जमीन के जो मानचित्र वगैरह हैं उनको, डेटा को और बाकी जो राजस्व के अभिलेख हैं उनको एक जगह सत्यापन करने योग्य और सुलभ डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। इससे कहीं ना कहीं होगा ये कि हमारे सामने धोखाधड़ी कम होगी और जो अगर हम ट्रेस करनी किसी चीज़ के रिकॉर्ड को तो उसमें आसानी से कर सकेंगे और कहीं ना कहीं लोगों को पता चल जाएगा कि भाई भूस्वामित्व कौन है, इसका जनता में विश्वास बढ़ेगा। आज मुझे जो बैकग्राउंड से शोर आ रहा है उसको इग्नोर करना, थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ तो इस चक्कर में थोड़ा हो रहा है। तो पिछला आर्टिकल थोड़ा सा बोरिंग रहा होगा आई थिंक, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ना रहे, क्योंकि अगर आपने मेंस में देखो ये ज़मीन से रिलेटेड पहले से चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको नहीं लगेगा। बाकी अगर नहीं पढ़ी हैं तो थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेना है ना चीज़ों को। मैंने कोशिश की है कि जो भी इसमें दिख रखा है वो आपको प्यार से समझा पाऊँ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई करो ना। मैं फालतू की कोई वीडियो नहीं डाल रहा कि दिन भर आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। सब्सक्राइब मारो, आगे बढ़ो भाई। कोई कोर्स नहीं बेच रहा आपको, ये काम कर रहा हूँ बस। तो हौसला अफजाई करो भाई, मैं भी, ताकि और अच्छे से काम कर सकूं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 देखिए आया था, इसका अधिनियम आया था 2023 में। अब कुछ कुछ अपडेट करने होते हैं तो नियम बना देते हैं हम। तो हुआ क्या है, भारत सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम जो 2025 हैं उनको अधिसूचित किया है। इसके बारे में कुछ समझते हैं तो समझिए। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा, इसे मैं ऐसे बोल दूं, डीपीडीपी एक्ट जो है 2023, इसका अब पूर्ण क्रियान्वयन का संकेत है कहीं ना कहीं। दूसरा, इसका मंत्रालय पता होना चाहिए, वैसे तो याद ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। कार्यान्वयन सीमा क्या है कि देखिए, संगठनों को अपनी प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए और जो भी डेटा प्रथा है इनको अपनाने के लिए 18 महीने का चरणबद्ध अनुपालन की अवधि दी गई है। अब समझते हैं जो डीपीडीपी नियम है इसके अंतर्गत नागरिकों के अधिकार क्या हैं। देखो सबसे पहले ये चक्कर क्या है, बात यह है कि आप गए अमेजोन के पास में, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरा आर्टिकल आसान हो जाएगा। तो अमेजोन पे एक ऑप्शन आता है कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड या क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड का यूज़ किया है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इस कार्ड को सेव कर सकते हैं, है ना। ये आपका कहीं ना कहीं एक डिजिटल डेटा हो गया। तो उसी से रिलेटेड है, उसी को विनियमन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं इस पर हम बात है। और भी वो भी हो गया, आपका प्रोफाइल के बारे में जानकारी होगी, आपके एड्रेस के बारे में जानकारी होगी, सारी चीज़ों के बारे में, यानी जो भी आपका व्यक्तिगत डेटा है उसके संरक्षण पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। तो नागरिकों के अधिकार क्या हैं इसमें, सबसे पहले है अपने डेटा की सहमति को प्रदान करना कि भाई आप इसे यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ उसको मना भी कर देना अगर जरूरत पड़े तो, नहीं भाई अब आप इसको, हमने पहले सहमति दी थी बिल्कुल पर अब हम वापस ले रहे हैं। दूसरी चीज है, आप किसी और को अपनी जगह नामित भी कर सकते हो अपने डेटा के अधिकारों को यूज करने के लिए कि भाई मेरा अगर ये हो गया, मैं अनुपस्थित हूँ तो मेरे डेटा को अगर कुछ यूज करना है या कैसे करना है उसके साथ में, ये बंदा इसके लिए मैं अपॉइंट करता हूँ नॉमिनी। डेटा के उपयोग की जानकारी को प्राप्त करने का अधिकार भी है कि भाई मैंने जो आपको अमेजोन का डेटा दिया था या क्रेडिट कार्ड का डेटा दिया था उसके बाद से मेरे पे 50 कॉल आने लगी हैं, हमें बताओ तो जरा आपने किसके यहाँ पे ये एकत्रित किया है और ये जो संग्रहण क्या है, इससे आप क्या कर रहे हो। अगली चीज है व्यक्तिगत डेटा के विलोपन का अधिकार कि देखो भाई जो भी डेटा फिड्यूसरी हैं, डेटा फिड्यूसरी का मतलब होता है वो ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकार की हो या प्राइवेट कंपनी की हो, जो आपके डेटा को यूज कर रही हैं, यानी एक तरह से अमेजोन हो गया है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, कुछ भी मान लो आप। विशिष्ट परिस्थितियों में डेटा फिड्यूसरी के पास सुरक्षित अपने डेटा को हटवाने मिटाने का अधिकार भी हमारे पास होगा और कहीं ना कहीं डेटा तक पहुंचने का भी। कैसे भाई, कि आपने जो प्रसंस्करण कर रखा है उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। बाकी डेटा को हम बीच बीच में सही और अपडेट करने का भी हमारे पास अधिकार है। तो आपको ये समझना है कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं डीपीडीपीज के अंदर। अब कुछ नियमों का जो प्रमुख प्रावधान है उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहला डेटा फिड्यूसरी के दायित्व, हमने बता दिया डेटा फिड्यूसरी कौन है। देखिए, स्वतंत्र सहमति सूचना जारी करना, ऐसा नहीं हो कि आपने जो सूचना जारी करी है ना वो इतने टिपिकल वर्ड्स में हो कि लोग समझ ना पाए। तो स्पष्ट हो, सरल हो और व्यक्तिगत डेटा का जो एक तरह से किस तरह कहाँ यूज है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब सारी चीज़ों को डेटा प्रिंसिपल को बताइए। डेटा प्रिंसिपल मीन्स हम, यानी जिसका डेटा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप देखते हैं ना फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अलाउ 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 आ जाता है,
लेकिन आपको अगर उसे बंद करना है तो कहीं ना कहीं बड़ा टिपिकल चीजें हो जाती हैं, कैसे बंद करें। तो जितना आसान सहमति देना है ना, ऐसा ही सहमति वापस लेने का भी उतना ही आसान होना चाहिए। अगली चीज है व्यक्तिगत डेटा को मिटाना। देखिए, जब कोई उद्देश्य के लिए डेटा आवश्यक जरूरी नहीं है, गैर जरूरी हो गया है, तो उसे आप हटा देंगे, है ना, जब तक कि विधिक रूप से अनिवार्य ना हो गया हो। चाहे कॉल लॉग्स हो या कोई सी भी लॉग्स हो, है ना, तो उनकी प्रोसेसिंग को न्यूनतम 1 वर्ष तक रखा जाएगा, जब तक कि विधि या अधिसूचना द्वारा इससे नहीं आगे बढ़ा दिया जाए। अगली चीज है व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन की सूचना जारी करना। अमेजोन ने अपने सर्वर में यूज किया हुआ है आपका डेबिट कार्ड। सपोज करो अमेजोन के सर्वर की सिक्योरिटी हो गई ब्रीच, आपका डिजिटल डेटा चला गया भाई साहब, पता नहीं किस किस के पास में, हो सकता है कल को जाके हैकर इसे हैक कर लें। तो इनकी ये अमेजोन वालों की, मतलब मैं पर्सनली टारगेट नहीं करा, आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जांपल। तो इनकी ये गारंटी है, इनकी होना चाहिए कि सबसे पहले सूचित करें कि भैया हमारे यहाँ डेटा ब्रीच हो गया है, तो आपके सीवीवी जो भी हैं इनको एक बार ठीक से प्रोटेक्ट कर लेना। तो सभी प्रभावित व्यक्तियों को बिना देरी करे सूचित करना कि भाई क्या हुआ था, जो डेटा ब्रीच हुई है इनके यहाँ पे, उसकी संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं और समाधान कैसे करें। तो अपने यूजर्स को ये भी बताओ। नामित अधिकारी या डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी का व्यावसायिक संपर्क विवरण, जो भी हमने अधिकारी इसके लिए काम कर रखा है, तो किससे हम प्रश्न कर सकते हैं व्यक्तिगत डेटा से जुड़े हुए, उनको भी कहीं ना कहीं तुम्हें एक नॉमिनेट करना होगा। बाकी 90 दिनों के भीतर अनिवार्य प्रतिक्रिया। हमने जाके अगर कोई शिकायत करी अपने डेटा से रिलेटेड, तो 90 डेज के भीतर उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों के डेटा का हम थोड़ा स्पेशल ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखो बच्चे और महिला ये जो होते हैं ना हमारे सुभेद वर्ग होते हैं, तो बच्चों में क्या है, डेटा प्रोसेसिंग से पहले आपको उसके पेरेंट्स की जो है सहमति जरूरी होगी। लेकिन एक बात इसमें अपवाद है कि अगर आप स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अब उनकी सुरक्षा और संरक्षण जैसे चीज़ों के लिए कर रहे हैं ना, स्वास्थ्य के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, तो सहमति से छूट है, जरूरत नहीं है आपको उनकी सहमति लेने की। बाकी नागरिकों के अधिकार और संरक्षण देख लिया हमने, इन्फोग्राफिक्स। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड बनेगा जिसमें 4 सदस्य युक्त होंगे, एक समर्पित पोर्टल होगा या कोई मोबाइल ऐप होगा जिसमें नागरिक लोग जाके शिकायत कर सकेंगे और ट्रैक कर सकेंगे कि हमारी शिकायत का स्तर अभी क्या है। बाकी देखने वाली बात यह है कि इस बोर्ड के खिलाफ अगर तुम्हें इसने बोर्ड ने कोई निर्णय दिया और तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम्हें अपील करनी है, तो तुम अपील करोगे दूर संचार विवाद समाधान और अपील प्राधिकरण अधिकरण के अंदर, ना कि जाकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझो, पहले इसके विरुद्ध जो अपील की जा सकेगी वो यहाँ की जा सकेगी। प्रीलिम्स में हो सकता है इस वाली चीज को चेंज कर देगा और क्वेश्चन बना देगा, आप कंफ्यूज आ जाएंगे। और कुछ प्रावधान है इसमें, बिल्कुल। जो महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी हैं उन पे कुछ कुछ ड्यूटीज हमने डाल दी हैं, जैसे कि आपको क्या काम करना है, डीपीआईए के जो समय समय पे क्या करेंगे, जो भी डेटा संरक्षण कर रहे हैं उसका प्रभाव क्या हो रहा है वो बताएंगे। 12 महीने में जाके उसकी ऑडिटिंग होगी, चेकिंग होगी एक तरह से, है ना। और ऐसा होगा कि कहीं आप किसी के डेटा के साथ में कुछ सेंसिटिव टेक्निक्स का यूज करके कुछ मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। बाकी कंसेंट मैनेजर जो होंगी वो भारत की कंपनियां होंगी। अच्छा, कंसेंट मैनेजर क्या, हमने दो चीजें पढ़ी ना अभी, एक तो प्रिंसिपल पढ़ा था और एक अब आ गया कंसेंट मैनेजर। कंसेंट मैनेजर का बेसिक सा मतलब है जो आपकी कंसेंट ले रही हैं डेटा को यूज करने के लिए, तो वो कंपनियां कैसी होंगी, भारत आधारित कंपनियां होंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत आधारित होंगी। बाकी देखो, अभी हमने बच्चों की सुरक्षा की बात करी थी, ऐसे हम दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में भी कुछ ना कुछ संरक्षण करेंगे, ताकि क्योंकि वो निर्णय लेने में कई बहुत सारे लोग बेचारे सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनका भी हमने अधिकारों का ध्यान रखा गया है। अब हम समझ लेते हैं डीपीडीपी अधिनियम 2023 के बारे में। सबसे पहले उद्देश्य इसका ये है कि देखिए, जो भी हम डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के, देखो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो सारे नियम इसी चीज से रिलेटेड होंगे। तो इसके प्रोसेसिंग को एक ऐसा तंत्र उपलब्ध करा दें ताकि हमारे जो डेटा है ना उसका संरक्षण का अधिकार बना रहे, किस उद्देश्य के लिए यूज हो रहा है इस सबको पता रहे, तो इसके बारे में मान्यता दे दें। सुरक्षा बेसिकली इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सुरक्षा, है ना। तो 7 मूल सिद्धांत हैं, आप चाहें तो रट सकते हैं। बाकी प्रीलिम्स में तो आने से रहा, मेंस में ही आएगा अगर आप लिखोगे तो। सहमति होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, उद्देश्य होनी चाहिए, उसके बाद में सीमा भी तय होनी चाहिए, डेटा न्यूनीकरण, सटीकता, भंडार और एटसेट्रा। कुछ परिभाषाएं हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। वैसे मैंने करा दिया पहले ही कवर ये। डेटा प्रिंसिपल का मतलब है वो आदमी जिससे रिलेटेड डेटा है। डेटा फिड्यूसरी का मतलब वो कंपनी, यूनिट या सरकार जो इसका डेटा को प्रोसेस करती है या डेटा को लेती है। और मैनेजर हो गया जो प्रिंसिपल की सहमति देती है, समीक्षा करती है और वापस लेने के लिए सक्षम बनाती है। अधिनियम का लागू होना तो सिंपल सी बात है, जो भी है पूरे भारत में तो लागू होगा ही। साथ में अगर कोई ऐसी कंपनी है जो भारत के बाहर प्रोसेसिंग करती है और भारत में सेवाएं दे रही है, उन पे भी ये लागू होगा। कहाँ लागू नहीं होगा, तो
जब हम सार्वजनिक रूप से डेटा हमने कोई दे रखा है, पहले से इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रखी है, चीज़ें कर रखी है, व्यक्तिगत उपयोग का डेटा है, तो उस पे ये लागू नहीं होगा। अगली चीज़ है कि सहमति की आवश्यकता कहाँ पे पड़ेगी। तो इसमें सिंपल सी बात है कि देखिए कहाँ नहीं पड़ेगी। अगर सरकारी सेवा के लिए कोई यूज़ किया जा रहा है डेटा, या फिर चिकित्सीय आपातकालीन स्थिति के लिए किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये कंसर्न भी बन जाएगा बाद में कि पता नहीं भाई किस चीज़ को आपातकालीन स्थिति बता के तुम हमारा डेटा ले रहे हो और उसके बाद में क्या कर रहे हो हमें नहीं पता। तो उसका वैध उपयोग होना चाहिए, ठीक है। भारत का डेटा संरक्षण बोर्ड जो है, ये इसमें इसकी निगरानी करेगा और अगर ज़रूरत पड़ती है तो दंड को आरोपित करेगा। इसके अलावा अगर डेटा फिड्यूसरीज जो हैं अनुपालन नहीं करती हैं तो उन पे कुछ वित्तीय दंड लगेगा। कैसे? अगर आपके यहाँ डेटा ब्रीच हुई तो 250 करोड़ का जुर्माना भाई। डेटा ब्रीच हो गई और आपने प्रभावित व्यक्तियों को नहीं बताया तो क्या बोलते हैं उस पर 200 करोड़ का जुर्माना। इससे भी ऊपर अगर कोई भी और किसी नियम का उल्लंघन होता है तो 50 करोड़ का जुर्माना। समझ रहे हो? इसके अलावा आरटीआई अधिनियम की धारा जो 8(1) है, इसमें भी व्यक्तिगत सूचना से संबंधित खुलासे के लिए छूट दी गई है, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, डिजिटल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। अब हो ये सकता है कि अगर हम, हे भगवान, सब्जी, मुझे लग रहा है कि आज सब्जी वाले ना सारी सब्जी मेरी गली में बेच के जाएंगे। तो सुनो भाई आगे, तो नागरिक जो हैं, ये हमें जरूरत भी क्यों है भाई, आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा जो पर्सनल डेटा है ना उसका हमें सुरक्षा करनी है, संरक्षण करना है। कैसे? कि हमने बिग टेक जो कंपनी है इनको दे दी तो कहीं ना कहीं ये हम पे निगरानी कर सकते हैं, हमारी प्रोफाइलिंग कर सकती हैं, है ना। जैसे हमारी बायोमेट्रिक्स का यूज़ करके, हम कहाँ हैं इस चीज़ का यूज़ करके, कैसी है, मतलब ये क्यों करेंगे, बेसिकली ये करेंगे इसलिए कि हमें कोई चीज़ बेच सकें। सपोज करो इन्हें पता चल जाता है कि फलाना आदमी इस बीमारी का शिकार है तो 24 घंटे उसी के एडवर्टाइजमेंट देंगे आपको, या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती हैं पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इसके अलावा डेटा के दुरुपयोग और शोषण की रोकथाम होगी इससे। जो हम आइडेंटिटी की किसी की चोरी कर लेते हैं, किसी दूसरे की आइडेंटिटी की उस पे अपना के, या फिर हम किसी के साथ में पैसों की धोखेधड़ी कर सकते हैं, या फिर लक्षित हेरफेर। लक्षित हेरफेर का मतलब है आपको वही पर्सनलाइज्ड विज्ञापन दिखाना कि आपने एक बार, आपको आपको कैसी पता चला कंपनीज को कि आपको कैमरे की जरूरत है, तो आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं वहाँ कैमरा दिख रहा है, किसी गवर्नमेंट वेबसाइट पे जा रहे हैं वहाँ कैमरा दिख रहा है, यूट्यूब पे आ रहे हैं तो कैमरे के विज्ञापन आ रहे हैं। तो ये हेर फेर हो सकती है। पर ये तो विज्ञापन तो छोटी चीज़ है, ये हो सकता है चुनाव तक में, क्या बोलते हैं, मतलब मैं तो देश के चुनाव की बात कर रहा हूँ, उसमें भी ये आपकी सोच को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कह दो कहीं ना कहीं गलती ना ये। और देखने वाली बात ये थी कि 2023 में 2021 की तुलना में 33,000 पहले की तुलना में इतने ज़्यादा जो हैं आपके साइबर अपराध सामने आए थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे डेटा लोगों के पास पहुंचा उनके हैकर्स के। बाकी साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जो जो हैकर्स होते हैं बड़े डेटा सेट वाले, या फिर कोई हमारा शत्रुतापूर्ण राज्य है, उन सबसे सुरक्षा के लिए हमने देखा था कि भाई 2022 में ना 10 लाख लगभग, और 2024 में इसकी डबल 22 लाख के आसपास साइबर सुरक्षा से रिलेटेड घटनाएं घटी थी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया जो है ना एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बन रहा है धीरे धीरे, यानी जीडीपी का कहीं ना कहीं 11.74% जो है वो डिजिटल इकोनॉमी है जीडीपी की। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें लोगों का विश्वास भी हो कि नहीं भाई हमारा डेटा सुरक्षित है। बाकी कमजोर बच्चों का जो है वर्गों का संरक्षण करेंगे। कमजोर वर्ग कोई बच्चे, बुजुर्ग, महिला, इन सब का जो, अगर महिलाओं का डेटा उल्लंघन होता है या फिर ऑनलाइन उत्पीड़न होता है तो इनका शोषण आसानी से किया जा सकता है, तो उसके हम कहीं ना कहीं बचा सकें। और इसके अलावा कुछ नैतिक मुद्दे हैं कि आप भेदभाव ना करें, एल्गोरिदम निष्पक्ष होना चाहिए। तो इस सब से जुड़े भी ये हमारी चीज़ें हैं। आगे डीपीडीपी नियम 2025 और डीपीडीपी अधिनियम 2023 की आलोचनाएं हैं कुछ। सबसे पहले तो वही जो मैंने पीछे कहा था कि ये कहीं ना कहीं संकट का कारण बनेगा कि भाई कुछ कुछ छूट दे दी है सुरक्षा से रिलेटेड, संप्रभुता से रिलेटेड, लोक व्यवस्था से रिलेटेड। तो हो सकता है कि कोई एजेंसी इनका यूज करके हम पे हमारा इस डेटा का दुरुपयोग करने लगे, तो इन पे कहीं ना कहीं स्पष्ट निगरानी तंत्र नहीं है। बाकी कुछ अधिकार हैं, डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार और भूल जाने का अधिकार, तो ये इसमें शामिल नहीं है। होते क्या है, डेटा पोर्टेबिलिटी का मतलब है कि आपका डेटा जो है ना वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप वैसे ले जा सकें। फिर से मैं एग्जांपल यूज करूंगा अमेजोन का। सपोज करो अमेजोन में एक अपने विश लिस्ट बनाई हुई है कि आपको क्या क्या जरूरत चीज़ों की है, या आपने ऑर्डर्स की लिस्ट बनाई हुई है। तो यहाँ पे ये अधिकार शामिल नहीं है कि आप इस सेम चीज़ को ले जाके फ्लिपकार्ट पे स्विच कर लें कि भाई मेरे को ये चीज़ें चाहिए थी, है ना। ऐसे भूल जाने का अधिकार है कि जब किसी डेटा की जरूरत नहीं पड़ी तो वो अपना आप खुद से हटा दे। तो ऐसा ये दोनों अधिकार जो है इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। आई थिंक यू गॉट इट।
परिभाषाओं में अस्पष्टता है कहीं ना कहीं। महत्वपूर्ण डेटा फिड्यूसरी हैं जो हैं, और इनके कड़े दायित्वों के लिए सीमा है। आगे आते हैं, अनुपालन भार और नवाचार पे प्रभाव। तो इससे होगा क्या कि उच्च अनुपालन लागत लगेगी, क्योंकि भाई पैसा तो खर्च होगा ना इस सब में, और परिचालन से रिलेटेड यानी इसको चलाने से, इस काम को करने से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेटा से रिलेटेड गहन समस्या है। तो इससे हो ये सकता है कि जब इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी किसी चीज़ की करोगे तो हो सकता है कोई नया इनोवेशन ना आ पाए, है ना। आगे आके समझते हैं, डिजिटल डेटा संरक्षण हेतु क्या कुछ पहले भी हैं? बिल्कुल। ये जो के एन पुट्टू स्वामी केस 2017 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से लगातार आई थिंक 4 बार यूपीएससी ने सवाल पूछा है कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है, तो ये कौन से आर्टिकल में आता है। ध्यान देना दोस्तों, निजता है, नीचता नहीं है, जो लोग आप करते हो सब्सक्राइब ना करके। तो सरकार को सुदृढ़ डेटा संरक्षण इसकी स्थापना करने का अधिकार दिया है कि भैया आप डेटा संरक्षण कीजिए, ऐसा ढांचा बनाइए कुछ। बाकी न्यायमूर्ति बी एन श्रीकृष्ण समिति है, इसने भी यही किया है, डेटा संरक्षण के मुद्दे जो हैं इनको परीक्षण से लेकर कुछ व्यापक कानून होने चाहिए, उनकी सिफारिश की थी। इसके अलावा हम दिशा चलाते ही हैं, डिजिटल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन हेल्थ केयर एक्ट, जो कि हेल्थ से रिलेटेड डेटा है उसके संरक्षण का काम ढांचा तैयार करता है। इसके अलावा एक सर्टेन है, ये बार बार हर महीने चर्चा रहता है। तो सर्टेन क्या है, अगर तुम्हें कोई साइबर सुरक्षा होता है या डेटा ब्रीच होती है, तो इसको तुरंत आपको 6 घंटे के भीतर भीतर सर्टेन के भीतर आपको बताना होगा, ताकि फिर ये जो भी है नियम वगैरह जारी करेगा ना। अगला आर्टिकल है हमारा इंडिया एआई दिशा निर्देश से रिलेटेड। देखो पता है, बहुत संभावना है कि एआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस की टर्म्स वगैरह आए, है ना, क्योंकि एआई हर जगह हो रहा है। समझिए भाई, सुर्खियों में क्यों है, क्योंकि अभी अभी मैटी ने इंडिया एआई गवर्नेंस के लिए कुछ दिशा निर्देश फिर से जारी किए हैं, और इंडिया एआई मिशन के तहत जारी किए हैं। तो हम पहले समझ लेते हैं कि हैं क्या। देखो, है तो बहुत आसान। नैतिक और जिम्मेदारीपूर्ण एआई को करने के लिए कुछ मार्गदर्शन के सिद्धांत दिए हैं इन्होंने। क्या दिए हैं? सबसे पहले भैया, विश्वासी आधार है, लोग पहले होने चाहिए तुम्हारे लिए, डेटा और बाकी सारी चीज़ें नहीं। संयम पर नवाचार करने करने हैं, ठीक है, और निष्पक्षता और न्याय संगतता करनी है, जवाबदेही तय करनी है। डिजाइन क्या समझाऊं मैं, डिजाइन द्वारा समझने योग्य और सुरक्षा बदलाव योग्य और संधारणीय होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। इन दिशा निर्देशों के तहत अत्याधुनिक नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें क्या होगा, व्यक्ति और समाज के लिए जो एआई के जोखिम खतरे हो सकते हैं उसको कम कैसे कर सकते हैं, इस पे ध्यान फोकस किया गया है। इसके अलावा एआई का हम सुरक्षित रूप से विकसित कैसे कर सकते हैं, और इसके लिए ही एक सुदृढ़ शासन के ढांचे का प्रस्ताव किया गया है। तो भैया, इस संस्थागत ढांचे में कौन कौन शामिल होंगे? बिल्कुल, इनमें 4 लेवल पे लोग काम करेंगे, संस्थाएं काम करेंगी। सबसे ऊपर होगी उच्च स्तरीय निकाय, उसके नीचे होगी, मतलब नीचे नहीं है ये, एक और होगी सरकारी एजेंसी निकाय। इसके अलावा कुछ सलाहकार जो काम करेगा, इसके बाद जो स्टैंडर्ड तय करेगा। तो एआई जीजी यानी एआई गवर्नेंस ग्रुप, ये पता होना चाहिए। ये क्या काम करेगा? ये नीति बनाएगा, ठीक है, सभी एजेंसियों में कोऑर्डिनेट करेगा नीति बनाने के लिए। कुछ सरकार की एजेंसी होंगी या अलग अलग क्षेत्रों की होंगी, जैसे कि आरबीआई, सेबी, ट्राई, सीसीआई। ये सब क्या काम करेगी? अपने क्षेत्र से रिलेटेड नियम जारी करेंगे, और अपने इनकी जो भी क्षेत्र में शिकायत आ रही हैं उनका निवारण करेंगी। सलाहकार निकाय, जैसे कि नीति आयोग हुआ या फिर आपका प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय हुआ, ये क्या काम करेंगे? ये गवर्नेंस समूह को इस यानी इसको इसको क्या बोलते हैं, नियमित रूप से सूचित करेंगे, और अगर इस पे कोई रणनीति कर सकते हैं हम एआई गवर्नेंस पे, तो इस पे और परामर्श देंगे, अपनी बात करेंगे। इसके अलावा जो मानक निकाय है, ये करेगा कि भाई एआई से रिलेटेड क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों में कैटेगरी बनाना, वर्गीकरण करना, उसके लिए मानक, प्रमाणन मानक, ये सब विकसित करने का काम करेंगे। कौन? भारतीय मानक ब्यूरो और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र वगैरह। अब देखो भाई, एआई, हम गवर्नेंस में एआई की बात कर रहे हैं ना, तो ये तो दिक्कत नहीं है ना कि टॉपिक कहाँ है, गवर्नेंस से रिलेटेड टॉपिक है। एआई गवर्नेंस से संबद्ध चिंताएं। सबसे पहले देखो, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, जब भी हम एआई की या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों की बात करेंगे, तो ये पॉइंट हमेशा कहीं भी फेंक के मारना काम ही आएगा। देखो बात क्या है कि गाँव में, और अगर हम शहर की क्या बोलते हैं बात करें, तुलना करें, तो गांव कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत पिछड़े हैं। तो ग्रामीण और कम डिजिटल सेवा वाले जो क्षेत्र हैं, वो डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। कितने लोग जानते हैं भाई गांव में आपके डिजी लॉकर को या फिर यूपीआई को चलाना? युवा को छोड़ दें तो बूढ़े तो बेचारे बिल्कुल नहीं जानते। तो एआई से संबंधित जो समाधान है ना, उनकी लागू करने की लागत जो है वो काफ़ी ऊंची है। और अगर हम देखें
तो खेती में, हेल्थ से रिलेटेड, लोक सेवाओं में, इनमें कहीं न कहीं कंप्यूटर की जो उपलब्धता है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इस चक्कर में कहीं न कहीं इक्वालिटी नहीं आएगी, यहाँ पे डिजिटल डिवाइड देखने को मिलेगा। जैसे देखते हैं, इंटरनेट इन इंडिया की रिपोर्ट थी 2024 की, तो उसने बताया था कि भैया जो 51% ग्रामीण आबादी है उसके पास तो इंटरनेट सेवा है ही नहीं, तो आप कैसे लागू कर देंगे समान रूप से। इसके अलावा वही भेदभाव हो सकता है कि देखिए, पक्षपातपूर्ण प्रशिक्षित डेटा आ जाएगा एआई का, और कल्याणकारी योजनाओं में जो है लाभार्थियों की पहचान, पुलिस की जांच वगैरह में भेदभावपूर्ण परिणाम दे सकता है। तो इससे क्या होगा, असमानता और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगी, और जो वंचित समूह हैं उनकी समस्या कहीं न कहीं बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या पता है? पक्षपातपूर्ण डेटा से प्रशिक्षित एआई, कि अगर आपने किसी एआई को, देखो एआई को भी तो सिखाते ही हैं शुरुआत में। अगर आपने सपोज़ करो किसी एक ग्रुप के खिलाफ कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी है उस ट्रेनिंग करते समय उस डेटा की या मशीन लर्निंग की, तो होगा क्या, आउटपुट भी तो ऐसे ही आएँगे। सपोज़ करो आपने किसी एआई को इस तरह से प्रशिक्षित किया है कि वो किसी खास धर्म वाले लोगों को टारगेट करे, हिंदुइज़्म या मुस्लिम, किसी को भी ना, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो सर्च में भी तो वही आएगा, तो उससे कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण परिणाम आ सकते हैं। देखो, पारदर्शिता और जवाबदेही, तो इसमें क्या है, एआई का जो अपारदर्शी ब्लैक बॉक्स निर्णय है ना, उसको सुनिश्चित करने के लिए कहीं न कहीं बाधक बनाते हैं। देखो समझते हैं क्या है। हम एआई की गवर्नेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ब्लैक बॉक्स निर्णय क्या है? आप एआई पे गए, आपने कहा भाई मुझे एक बात बताओ कि मुझे दूध के साथ केला खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? मैं तो बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूँ। तो वो एक निर्णय निकाल के देगा कि यस और नो। पर उस निर्णय का प्रयोग कौन से डेटा के आधार पे किया गया है, या किस तरह से किया गया है, किस प्रक्रिया से किया गया है, तो ये हमें पता नहीं चलता। तो इसे ही हम बोलते हैं ब्लैक बॉक्स निर्णय, यानी ऐसा निर्णय जिसके बारे में पता नहीं है ठोस रीजन कौन से थे इस निर्णय को लेने के लिए। तो ऐसी गवर्नेंस में भी हो सकता है, समझे? ब्लैक बॉक्स निर्णय का मतलब ये है। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में याद दिलाता रहूँगा, दिलाना पड़ता है भैया, तुम्हें मैगजीन याद नहीं रहती, ये कहाँ से याद रहेगा। तो जिसके लिए जवाबदेही ठहराना कठिन हो जाता है कि भाई जवाबदेही किसकी है अगर कोई निर्णय लिया गया है तो। बाकी साइबर सुरक्षा, एक सेकंड, देखो सबसे बड़ी समस्या है डिजिटल चीज़ों में कि अगर आपके डेटा के साथ छेड़छाड़ हो जाती है या आपका मॉडल ही हाईजैक कर ले जाता है, तो कहीं न कहीं जो साइबर अपराधी हैं ना, वो तुम्हारे एआई प्रणालियों को निशाना बनाएँगे, एआई के सिस्टम को। इससे होगा क्या, जो लोक सेवाएँ जा रही थी उनकी, जो लोगों तक पहुँच रही थी, वो कहीं न कहीं बाधा बन सकती है। तो एआई जो संचालित हमारा गवर्नेंस है वो प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा अगली चीज़ है नीति और विनियमन। इसमें क्या है कि जो भी एआई से रिलेटेड जो समस्या है ना, उनको पहचानने और दूर करने के लिए ना, अभी ज़रूरत है कि उन विधियों की तत्काल समीक्षा करें भाई, कितना नुकसान पहुँच सकता है। और ख़ासकर जब हम स्वास्थ्य से रिलेटेड डेटा देखते हैं या फाइनेंस से रिलेटेड डेटा देखते हैं, तो उनमें कहाँ पे दिक्कत है। जैसे कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान जो परीक्षण की तकनीकें हैं, उनको रेडियोलॉजी उपकरणों के उपयोग से विनियम से जुड़े प्रावधान होने चाहिए। ये जो अधिनियम है इसमें भी, कि भाई आप एआई का यूज़ करके तो ये नहीं जाँच करा रहे कि शिशु की लिंग क्या है, कैसे है, या फिर आप उनका लिंग चयन करा रहे हो, जाँच करा रहे हो एआई की हेल्प लेके। तो अब इन सबको भी अपडेट करने की ज़रूरत है हमें। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कुछ चिंता है, जैसे कि भाई आपने एक फ़ोटो बनाया एआई का यूज़ करके, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि कॉपीराइट जो है उस प्लेटफ़ॉर्म का है जहाँ से आपने बनाया है, यानी मॉडल का है, या फिर उस व्यक्ति का है जिसने बनाया है। तो इस बात की कहीं न कहीं एक अनिश्चितता रहती है कि एआई से जो हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उस पे अधिकार सृजनकर्ता का है या एआई मॉडल को विकास करने वाले का। आप तो देखते होंगे ना इंस्टाग्राम पे वीडियो, तो समझ में नहीं आता कि भाई एक्चुअल में हम किस चीज़ पे कहें कि कॉपीराइट उसका है। अगली चीज़ है हाँ, इसके लिए एक और है। आपने नोटिस करा होगा कि जब आप गूगल पे जाते हैं, किसी चीज़ को सर्च करना है, तो सबसे ऊपर एक ऑप्शन आता है एआई ओवरव्यू। अब इसके खिलाफ चल रहा है मुकदमा। क्यों चल रहा है? देखो, आपने सपोज़ करो सर्च करा अब्राहम लिंकन के बारे में, तो एक वेबसाइट होती है विकिपीडिया। तो ज़्यादातर लोग पहले जाके उस पे जाके सर्च करते थे, या फिर कोई और वेबसाइट है गवर्नमेंट की है कहीं की, तो आप उस पे जाके सर्च करेंगे। एआई ओवरव्यू क्या काम करता है, उन सारी वेबसाइट से कुछ-कुछ डेटा लेगा और आपको ऊपर ही सबसे ऊपर गूगल सर्च इंजन के नीचे यहाँ पे दिखा देगा। अब इससे दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि पहले जो आप उनकी वेबसाइट पे जाके इंटरनेट ट्रैफ़िक पहुँचाते थे, इंटरनेट ट्रैफ़िक का मतलब है आप वेबसाइट पे जा रहे हैं किसी पे, तो उनकी कमाई होती थी एडवर्टाइज़मेंट से, बाकी का सबसे। तो एआई ओवरव्यू आने से वो ट्रैफ़िक जो है प्रभावित हो गया है।
दूसरी बात, वो किसके डेटा को यूज कर रहा है ये भी देखने वाली बात है ना। आपको एक बुक पढ़नी थी, बुक के बारे में पूरा एआई ओवरव्यू मिल गया, तो अब जो प्रकाशक है उस सूचना का, उसको तो बेचारे को पैसे का नुकसान होगा ना। जो ब्लॉग चल रहे हैं, ब्लॉग मतलब इंटरनेट पे जो चलते हैं, व्लॉग नहीं, तो उनको भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब हम किसको माने कि ये एआई ने जो डेटा दिया है, तो इससे कहीं ना कहीं एक नुकसान आता है, ठीक है। एक हमारा दुरुपयोग तो हमेशा देखो संभावना रहती है। अभी भी कुछ समय पहले ग्रुप पे सवाल उठाए गए हैं कि वो लोगों की अश्लील तस्वीरें बना रहा है। तो डीप फेक, डेटा पॉइजनिंग और प्रतिकूल साइबर हमले वगैरह हो सकते हैं, जिससे एआई संचालित दुष्प्रचार अभियान वगैरह है। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि लोगों की सुरक्षा बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है इससे। तो एआई के शासन के लिए क्या भारत में कोई पहले चलाई जा रही हैं? बिल्कुल। राष्ट्रीय एआई रणनीति पे काम कर रहा है हमारा नीति आयोग, एआई फॉर ऑल। तो इसमें वही स्वास्थ्य से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड जो भी हैं, इनमें कैसे हम एआई का उपयोग के यूज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में डेटा डिजिटल जो हमने संरक्षण अधिनियम ऊपर पढ़ लिया है डिटेल में, तो ये कैसे निजता की सुरक्षा से समाधान करता है। इसके अलावा यहाँ पे प्रीलिम्स से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो मानव अधिकार हैं, इन सब का समावेशन कैसे कर सकते हैं एआई पे, वैश्विक पूरी दुनिया मिलकर साथ कैसे काम कर सकती है, जिम्मेदारी कैसे तय कर सकती है एआई की। तो एक संस्था बनाई हुई है जीपीएआई, तो इसका भारत जो है संस्थापक सदस्य है, ये याद रखना। आई थिंक 24 में हम अध्यक्ष भी थे इसके। विश्व में क्या चल रहा है भाई, देखो यूरोपियन यूनियन में ना बहुत मतलब कठोर लॉज होते हैं डेटा से रिलेटेड जो भी होते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का बना हुआ है एक एआई एक्ट 2024। तो इसमें पहला कहीं ना कहीं यूरोप का प्रमुख विनियामक ढांचा है जो एआई का यूज और उनको किस तरह से उनसे जोखिम हो सकते हैं, उनकी श्रेणी क्या है, कौन से जोखिम ऐसे हैं जो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, कौन से उच्च जोखिम है, उनको वर्गीकृत करता है। इसके अलावा एक ब्लेचले घोषणा पत्र है 2023 में 28 देश और यूरोपीय संघ ने मिलकर करी थी, ताकि फ्रंटियर एआई से उत्पन्न होने वाले जो भी अवसर हैं या जोखिम हैं, उनकी हम समझ को आपस में एक दूसरे के साथ में साझा कर सकें। इसके अलावा एक मतलब हर जहाँ भी हम प्लेटफॉर्म पे जाते हैं एआई से रिलेटेड काम तो होंगे ही ना। GI AI समझो, जो G7 एआई समझौता 2023 है, ये भी है। ये भी एक तरह से वैश्विक रूप से ढांचा तैयार करता है। उसमें भागीदारी कैसी है? स्वैच्छिक रूप से, चाहो तो भागीदारी करो, नहीं चाहो तो मत करो। OECD एआई सिद्धांत है 2019 का, तो इसमें भी यही है कि आप जो अंतर सरकारी मानक हैं, तो ऐसे नवाचार आधारित जो है विश्वसनीय एआई को बढ़ा देते हैं और मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हैं, ये सिद्धांत जो है। बाकी इंडिया एआई मिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और तो इसकी शुरुआत की थी 2024 में। इसका उद्देश्य क्या है? एक ऐसी प्रणाली बनाना जो कंप्यूटिंग की उपलब्धता का लोकतांत्रिकरण कर सके और डेटा की जो गुणवत्ता है आपकी वो भी सुनिश्चित कर सके, और सब मिला के इन सारी चीज़ों को एआई में कुछ कुछ नवाचार को बढ़ावा दे सके। तो इंडिया एआई मिशन के कुछ 7 स्तंभ हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला तो है इंडिया एआई कंप्यूट, यानी विकास करने के लिए कंप्यूटिंग संसाधनों को उन्नत बनाने हैं, सबसे पहले हमारे पास वही होने चाहिए। अगला है इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर बनाने हैं। इसके बाद में इंडिया एआई डेटा सेट प्लेटफॉर्म बनाने हैं जो हम डेटा के लिए यूज़ कर सकें। बाकी इसके अलावा एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है कुछ कुछ। इसके अलावा इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, यानी हमारा जो वर्क फोर्स है उसको कैसे हम एआई का यूज़ करके कौशल बढ़ा सकते हैं। हमने पढ़ा था ना, एक इकोनॉमी में आर्टिकल पढ़ा था 3W, वर्क, वर्कर, वर्कफोर्स, एआई से रिलेटेड ही था वो। इसके अलावा इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग, कैसे हम हेल्प कर सकते हैं पैसे के रूप में उन स्टार्टअप्स को जो एआई का पे काम कर रहे हैं। सुरक्षित और विश्वसनीय एआई हम कैसे बना सकते हैं। जीपीयू अवसंरचना, इसमें क्या है? तो हम एक बहुत ही अत्याधुनिक एआई कंप्यूटिंग संरचना बनाते हैं, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका उपयोग करने का लक्ष्य करा गया, कितने का? 10,000 से अधिक की का। ये इस पे सवाल आया है किसी एग्जाम में, तो आया, मुझे ये याद नहीं आ रहा कहाँ पे आया। जीपीयू क्या है? एक उच्च क्षमता युक्त कंप्यूटर चिप है, ये इसकी फुल फॉर्म आई थी। तो ये क्या करती है? चित्रों को, ग्राफिक्स को तेजी से कहीं ना कहीं संसाधित कर सकती है और एआई प्रोग्राम संचालित करती है, ताकि जो सामान्य प्रोसेसर होते हैं उनकी तुलना में काम को बहुत तेजी से पूरा किया जा सके, ठीक है, और अच्छे से पूरा किया जा सके। कार्यान्वयन वही मैती करती है, इसका एक शीर्ष कार्यक्रम है। बाकी से डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत डिजिटल इंडिया एआई नामक एक स्वतंत्र प्रभाग है, उसके द्वारा से कार्यान्वित किया जा रहा है। अब थोड़ी सी चीज पढ़ लेते हैं न्यायाधिकरण के ऊपर। तो सरकार लेके आई थी एक अधिकरण सुधार अधिनियम 2021। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके कुछ प्रावधान जो है रद्द कर दिया है,
और खासकर किससे रिलेटेड, जो सदस्यों की नियुक्ति है, कार्यकाल है, सेवा शर्तों से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो नहीं है पर पढ़ लेते हैं। तो न्यायिक निर्देशों पर विधायी अति व्यापन, देखो इसने कहा है जो सुप्रीम कोर्ट है कि देखिए भाई हमने 2021 में कुछ न्यायिक निर्णय दिए थे, है ना, मतलब 2021 का जो अधिनियम है उन निर्णयों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है, जिसमें बार बार न्यायाधिकरण के लिए सदस्यों की नियुक्ति, कार्यकाल, कामकाज से रिलेटेड मानकों को स्पष्ट किया था। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे पहले किसमें किया था? 2020 के जो मद्रास बार एसोसिएशन मामले है उसमें किया था। न्यायालय ने अधिकरण नियम को 2020 को नष्ट कर दिया था और 21 के फिर से हमने बनाए, तो तुम 21 में फिर से रद्द कर दिया था और तुमने फिर से सेम चीजों को चेंज करके ले आए। कैसे? संवैधानिक सर्वोच्चता के विरुद्ध है ये। यह अधिनियम पिछले निर्णयों की पहचान की गई त्रुटियों करने में विफल रहा है, इसके बजाय उन्हें एक नए रूप में फिर से लागू कर दे रहा है। क्या है वो, इसे हम यहाँ समझेंगे डिटेल में। ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कैसे आगे बढ़ा जा रहा है, पर समझो। इसमें सिंपल सी बात है, एक अधिनियम आया, उस पर कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने कहा कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, इस चीज में चेंज करो। सरकार ने फिर से उसे ले आया, चेंज करके ले आए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमने थोड़ा चेंज कर दी है, पर वो घुमावदार चेंज थे, ठीक है। क्या है, फिर से एक नए रूप में लागू कर दिए थे। तो कोर्ट ने फिर से कहा कि भाई अब क्या कर रहे हो ये। तो इस पे पूरा आर्टिकल है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं जो शक्तियों का पृथक्करण है ना, और जो न्यायिक स्वतंत्रता है, इसके संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है कि भाई आप न्यायपालिका की बात को रख ही नहीं रहे हो। अभी है क्या चक्कर, ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करा है कि जब तक संसद पिछले निर्णयों में जो भी निर्देश लागू दिए गए हैं उनको प्रभावी करके एक नया कानून नहीं बनाती है, तब तक पिछले वाले जो नियम है जो हमने पहले 2 केस में दिए थे वही लागू रहेंगे। तो राष्ट्रीय अधिकरण आयोग क्या है? न्यायालय ने केंद्र सरकार को 4 माह की अवधि के भीतर एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग गठित करने का निर्देश अब दे दिया है। समझते हैं अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 क्या है और सुप्रीम कोर्ट के इस पे कंसर्न्स क्या हैं। सबसे पहला है कार्यकाल और आयु सीमा को रिलेटेड। देखिए उन्होंने सरकार ने डिसाइड किया था कि देखो इसके अगर आप नियुक्ति लेनी है इसके अंदर अधिकरण उसमें सुधार अधिनियम में, तो आपकी आयु सीमा होनी चाहिए 50 साल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 50 साल का क्या मतलब है, कोई अनपढ़ आदमी 50 साल का बैठा दोगे क्या? नहीं, उस आदमी को कम से कम 10 वर्ष का कोई अनुभव होना चाहिए, मतलब वकीलों को ही नियुक्त करेंगे जिनमें कम से कम 10 साल का अनुभव है। इन्होंने कहा था कि इसका कार्यकाल 4 साल का रहेगा। कोर्ट ने कहा कि भाई 4 साल का काम में क्या कर पाता है आदमी इतने छोटे से में, तुम खुद तो पार्लियामेंट में जाके बैठते हो 5-5 साल के लिए, तो कम से कम सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए तो रखो। एक तो यहाँ पे चक्कर था। दूसरा था खोज सह चयन समिति पे, तो केंद्र सरकार ने नियुक्त जो भी करेगी उनको अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सिफारिश करना, जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है। इसमें क्या था, मामले में कहा कि 2020 में जो भी चयन समिति है इसमें न्यायिक प्रधानता सुनिश्चित करने में विफल रही है, कि भाई कहीं ना कहीं न्यायालय से रिलेटेड या जुडिशरी से रिलेटेड या इस सिस्टम से रिलेटेड है, उनको भी वरीयता दी जानी चाहिए। समिति की संरचना क्या है, देखिए जो अध्यक्ष हैं वो हैं इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित कोई भी अन्य न्यायाधीश हैं, 2 सदस्य होंगे जो एक केंद्र सरकार द्वारा नामित होंगे और सचिव, और एक सदस्य इसमें होगा यदि एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाने वाली हो तो अधिकरण के निर्वर्तमान अध्यक्ष। बाकी इसका संबंधित जो चीजें हैं, इसने कहा था कि देखिए राष्ट्रीय अधिकरण आयोग जो है अधिकरण की नियुक्ति, कामकाज, प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे जरूरत निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय का भी कहीं ना कहीं गठन होना चाहिए, और बाकी अलग से एक वित्त मंत्रालय के अंदर इसकी अलग से पूरी विंग बना दो। इतनी सी बात थी, अब आप समझ गए होंगे। अब समझ लेते हैं भाई वापस से, अब जो भी अगर कोई चीज चर्चा में रहती है तो पूरा उसके इतिहास खंगालते हैं हम जाके। तो भारत में न्यायाधिकरण प्रणाली परिचय क्या है? न्यायाधिकरण जो है अर्ध न्यायिक या न्यायिक संस्थान होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो हमने पिछले महीने यानी अक्टूबर में एक आर्टिकल कवर करा था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो केसेस की संख्या है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं उस चीज को, ताकि इन चीजों पे बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े हमें न्यायपालिका के अंदर, तो हमने एक अलग से त्वरित न्याय निर्णय को प्रदान करने के लिए इनका यूज किया हमने, न्यायाधिकरण प्रणाली का, ठीक है। तो अभी क्या है, ये विधि द्वारा स्थापित है न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थान, जो पारंपरिक न्यायालयों की तुलना में, यानी जो हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनकी तुलना में तेजी से न्याय देने का काम करते हैं, ठीक है। और ये इसमें स्पेशलिटी ये होती है कि इन पे अपनी अलग अपनी विशेषज्ञता होती है, यानी नदियों से रिलेटेड कोई अलग अधिकरण है, प्रशासन से रिलेटेड कोई अलग अधिकरण है जिसमें वहां से जान करते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई अधिकरण है, ठीक है। तो आप समझ गए ये क्या चक्कर है। उत्पत्ति कैसे हुई थी साहब, अब इसके इतिहास के बारे में देखो 1941 से प्रारंभ हुआ था
तो सबसे पहला जो बनाया था के रूप में आयकर अपील प्राधिकरण की स्थापना करी गई थी। संवैधानिक स्थिति क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये आपको पता होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। तो इसमें क्या 1976 में 323 ए और 323 बी जोड़े गए थे। 323 ए किससे रिलेटेड था? वो था लोक सेवकों की भर्ती, सेवा शर्त, इन सब से अगर रिलेटेड कोई मामला है तो उन्हें केंद्रीय और ये दोनों को कवर करता है, केंद्र और राज्य। तो इस पे ट्राइब्यूनल गठित करने की शक्ति देता है अनुच्छेद 323 बी। कुछ अलग विषय हैं जैसे कि आपका कराधान हुआ, भूमि सुधार हुआ, इनसे रिलेटेड है तो संसद या फिर राज्य विधायी का कानून बना के ये भी अपने ट्राइब्यूनल गठित कर सकती हैं। 2010 में क्या हुआ था? न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि 323 बी के तहत आने वाले विषय अनन्य नहीं है, अनन्य कि भाई नहीं यही, बाकी और भी जो विषय है ना 7वीं अनुसूची के, इनमें भी आप जाके बना सकते हैं इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि ये दो ही चीज रहेंगे, और भी अगर आपको लगता है 7वीं अनुसूची में तो किसी भी विषय में जाओ और मस्त बनाओ ना। अपील क्या है? वर्तमान में न्यायाधीकरणों का गठन जो है उच्च न्यायालय के विकल्प के रूप में और अधीनस्थ के रूप में, दोनों के रूप में किया गया है। पहले क्या था? न्यायाधीकरण के निर्णय के बाद हम सीधे जाते थे अपील करने उच्च न्यायालय में, ठीक है। तो इनके खिलाफ हम अपील कहाँ कर सकते हैं? तो अगर स्थिति पूर्व की है विकल्प के रूप में तो न्यायाधीकरण के जो निर्णय है उनके विरुद्ध सीधे अपील करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट में जाके। बाकी अगर बाद वाली स्थिति है तो अधीनस्थ में हम जाके करेंगे, उच्च न्यायालय के द्वारा सुनी जाएगी। चंदन कुमार मामले में क्या हुआ है कि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि देखिए भाई, जो भी न्यायाधीकरण के निर्णय हैं उनके विरुद्ध जो है उच्च न्यायालय की खंडपीठ में अपील करने की अब अनुमति है। ये इसका विकास क्रम है, आप पढ़ लेना यार, पढ़ाई देता हूँ। 1969 में क्या हुआ था? प्रथम प्रशासनिक सुधार आया था, उसने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे कहा था कि भाई सिविल सेवा न्यायाधीकरण की स्थापना करो। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के बारे में मुझे बताना कमेंट में किसने और क्या इंपॉर्टेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में के लिए। तो स्वर्ण सिंह समिति ने बताया था कि देखिए भाई, जो भी सेवा के मामले में है न्याय निर्णय के लिए एक प्रशासनिक न्यायाधीकरण बनाओ, जिसके आधार पर 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। फिर आया था ना, इसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं, स्वर्ण सिंह समिति कहाँ पे काम आती है? तो 1980 के दशक में फिर से क्या हुआ था? कुछ केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और वित्तीय क्षेत्रों के लिए इन्होंने फिर से एक शामिल किया था। 2017 में वित्त अधिनियम के तहत कहा था कि भाई कार्यात्मक समानता के आधार पे किसी न्यायिक जो प्राधिकरण है उसका पुनर्गठन कर देते हैं। तो फिर उनकी संख्या क्या हो गई थी? 26 से 19 रह गई। इसके अलावा 2021 में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक के द्वारा 9 और जो न्यायाधिकरण थे उनको समाप्त कर दिया गया है। बाकी जो उन बचे हुए हैं उनके काम को, जो अलग अभी काम कर रहे हैं न्यायाधिकरण, उनमें सौंप दिया गया है। तो ये आपको देखना था। बहुत ही बोरिंग लगती है मेरी चीज़, जिसमें कुछ समझाने का स्कोप नहीं होता। न्यायाधिकरणों का महत्व क्या है? सबसे पहले विशिष्टीकरण, जो मैंने बताया ना कि आप किसी एक में जाते हैं तो उसमें उससे रिलेटेड विशेषज्ञ होते हैं, तो कहीं ना कहीं मामलों की सुनवाई करना और निर्णय करने का जो क्षेत्र है वो तो एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार दिया जाता है, ठीक है। नदी वाले नदी के पास जा रहे हैं, एनवायरमेंट वाले के पास जा रहे हैं। त्वरित समाधान होता है कि आप उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं जहाँ पे लेना जरूरी ही है, तो वहाँ पे पर्यावरण के मुद्दे हैं, कर से रिलेटेड मुद्दे हैं, त्वरित समाधान हो जाता है। सबसे बड़ी बात है जो न्यायपालिका है उस पर हमारा बोझ जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा पहुंच जो है ये अधिक जगह तक हम विस्तृत कर सकते हैं, है ना। पूरे देश भर में क्या बोलते हैं ये खंडपीठ एक तरह से। बाकी सेवा संबंधित मामलों में क्या है? वही दक्षता के मामले में कि ये तेजी से समाधान लेके आते हैं, और कुछ नहीं है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता और संसदीय संप्रभुता के बीच वैधानिक संतुलन मिलता है, नियंत्रण और संतुलन की जो प्रणाली है। तो भारत का जो संवैधानिक ढांचा है ना, 3 शाखाओं के बीच विभाजन करता है। कौन कौन सी? प्रशासनिक संप्रभुता और आपकी न्यायिक सर्वोच्चता। तो जहां एक और संसद नीति, वित्तीय आवंटन और कार्यान्वयन के मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की संवैधानिकता और वैधता का निर्धारण करती है कि भाई जो कार्यपालिका कानून बना के ला रही है वो संवैधानिक है या नहीं है। तो एक संतुलन बनता रहता है। संवैधानिक सर्वोच्चता क्या है? ये सिद्धांत है कुछ कुछ जो आपको पता होने चाहिए। हो सकता है प्रीलिम्स में बना के दे दे, भाई बताइए निम्न में से कौन सा जो कथन है वो निर्णय, नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली को परिभाषित करता है? इस संवैधानिक सर्वोच्चता का आशय क्या है? तो एक मार्गदर्शक सिद्धांत है संविधान में। क्या है ये? कि आप संसद और न्यायपालिका के बीच में किसी भी समय पे जो अगर कोई शक्ति संघर्ष होता है तो उसको ये रोक देता है। अच्छा मुझे बताना कि जो डिवीजन है, कार्यों का बंटवारा, विभाजन जो है सिद्धांतों का, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? अनुच्छेद 13 क्या है? राज्य को एक ऐसी विधि बनाने से रोकता है जो
आपके मूल अधिकारों का ही उल्लंघन कर दे। तो न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन? कमेंट में क्या मैं बता दे रहा हूँ, नहीं खुद ही बताना यार, अमेरिका से लिया गया। अरे छोड़ो ना, कितना कंफ्यूज हूँ मैं। तो न्यायपालिका मूल ढांचे मूल अधिकारों को उल्लंघन करने वाली किसी भी विधि को कह सकती है असंवैधानिक है भाई, आपने जो कानून बनाया है। संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है उसकी भी सीमा है। तो ये इससे रिलेटेड है, सीमा यही है कि संसद जो है संविधान को चाह के भी मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। इसका भी कोई तो कोई जाके गुरुदेव आदमी कमेंट करके बताना कि मूल ढांचा जो है कौन से वाद से लिया गया था, और बाकी लोग जाके पढ़ लेना जिसने भी लिख रखा है कमेंट में, ठीक है, उसके लाइक वाइक मार देना। सदस्यों की उन्मुक्ति, तो संसदीय कार्यवाही जो है सांसद सदस्यों को संरक्षण प्रदान करता है, ये से रिलेटेड है। तो ऐसे ही जैसे उसको मिली हुई है, सांसदों को मिली हुई, ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनके न्यायाधीशों के जो आचरण है उन पर भी संसद में चर्चा नहीं करी जा सकती जब तक कि उनको पद से नहीं हटाना हो, उसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। तो अगला हमारा आर्टिकल है भारत में विधिक सहायता यानी लीगल एड से रिलेटेड है। तो चर्चा में क्यों रहा था? देखिए ऐसा है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसने 3 साल अपने पूरे कर लिए हैं, जो कि लागू हुआ था 9 नवंबर 1995 को। तो इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी को लेकर 30 साल पूरे हो गए, तो पूरा इसके बारे में पूरी इतिहास और समरी इन्होंने डाल दी है। क्या है? 1949 में बॉम्बे सरकार की समिति ने निःशुल्क विधिक सहायता को प्रदान करने के लिए सरकार का कर्तव्य बताया था। 1958 में 14वें वित्त जो विधि आयोग की रिपोर्ट बनी थी, उसने भी कहा था कि देखिए ये काम करना राज्य का कहीं ना कहीं दायित्व है। इसके अलावा विधिक सहायता पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें वी आर कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता वाली समिति ने बताया था कि देखिए इसका कोई ना कोई एक वैधानिक आधार होना चाहिए विधिक सहायता का। इसके अलावा 1976 में जो अनुच्छेद 39A है, इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया और इसको एक औपचारिक रूप दे दिया गया। 1980 में इसका यूज़ करके इन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो इनका नाम बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, पीएन भगवती का, इन्होंने विधिक जो सहायता कार्यक्रम है उसके लिए एक विधिक सेवा सहायता योजनाओं के लिए समिति का गठन कराया और 1987 में ये पारित हो गया। तो विधिक सहायता हेतु कुछ संवैधानिक प्रावधान है, बिल्कुल। आर्टिकल 39A 42वां संविधान संशोधन 1976 में सम्मिलित किया गया था कि देखिए भाई, जो स्टेट है वो निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। स्टेट का मतलब यहाँ कंट्री नहीं है भाई, है ना। स्टेट वो वाला जिसमें 4 लोग होते हैं। स्टेट के लिए कौन कौन सी 4 डिमांड जरूरी है, कमेंट में बताएं। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत जो भी आपकी स्वतंत्रता है उसके अधिकार के लिए अगर आपको जो विधिक सहायता है वो भी निःशुल्क प्रदान होनी चाहिए, ये भी मूल अधिकार है। आर्टिकल 22(1) अगर गिरफ्तार व्यक्ति है कोई, तो उसे कहीं ना कहीं अपनी पसंद का एक वकील से परामर्श करने का अधिकार मिलता है, अपने बचाव करने का अधिकार मिलता है। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो ये भी कहता है कि देखो भाई, अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई भी आदमी रह रहा है तो उसे कानून के समक्ष ना समानता होनी चाहिए, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाना चाहिए उसे, ठीक है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। निःशुल्क पर्याप्त विधिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए 3 स्तर की प्रणाली अपनाई गई है। 3 स्तर पे कौन कौन काम करते हैं? नालसा काम करता है, सालसा काम करता है, डालसा काम करता है। नालसा में क्या है, भारत का एक जो मुख्य न्यायाधीश है उसका प्रमुख होगा वो। राज्य की में क्या होगा, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो इसका प्रमुख होगा। डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, जो जिला न्यायाधीश है वो इसका प्रमुख होगा। निःशुल्क विधिक सेवाओं के लिए पात्र व्यक्ति कौन होंगे? देखिए भाई, हाँ इस पे यार ये इस क्वेश्चन आ सकता है, तो इस पे ध्यान रखना, इसको हाईलाइट कर लेना या हैशटैग बना लेना। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पात्र व्यक्ति कौन है। तो SC ST, एक तो कॉमन सेंस पे भी लग जाते हैं, SC ST के सदस्य होंगे, महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, अगर किसी के साथ बेचारे की तस्करी हुई है या कोई आपदा का शिकार है वो भी इसका होगा, मानसिक रूप से कोई विकसित है, दिव्यांग है, कोई औद्योगिक श्रमिक है, किसी को हिरासत में ले लिया गया है, या फिर निर्धारित आय सीमा कि भाई अगर आप इतने से कम कमाते हैं तो आप फ्री लीगल एड के पात्र के लाभार्थी बन जाते हैं। जैसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट के मामले में बात करें तो 5 लाख से कम जो वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि निःशुल्क जो हमारा फ्री लीगल एड है उसमें कौन कौन व्यक्ति पात्र हैं। तो राज्य क्या है, बाकी राज्य जो है अपने अधिनियम को बना करके अपनी जो पात्रता है अपनी सीमा तय कर सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए अलग अलग अपना कर सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी यही करता है लोक अदालतों की स्थापना करना। इसके बारे में हम पिछले में बात कर चुके हैं, फिर से बता दूं कि ADR मतलब होता है कि जो हमारे विवाद समाधान के तरीके हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उनसे अलग लोक अदालतें चलती हैं ताकि उन पे बोझ कम कर सकें, तो ये भी समाधान कर सकता है।
नालसा क्या काम करता है? देखिए, नालसा काम करता है नीति और योजना के विकास बनाने में। तो ये क्या काम करता है? विधिक सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए कुछ नीतियां और योजनाएं तैयार करता है। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाता है कि भाई किसी पे यौन हमले हुए हैं भाई, अन्य अपराधों का कोई शिकार जो महिलाएं हैं, जीवित बचे हुए लोगों के लिए जो क्षतिपूर्ति योजना है, तो इन सब के लिए क्षतिपूर्ति करता है। क्षमता निर्माण का कार्य करता है कि भाई वकीलों के लिए कौन से मानक होने चाहिए इनके चयन करने के लिए, तो उनके लिए कोई कौन कौन से हम ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से काम सकें, तो इसका काम करता है। जेल विधिक सहायता करता है कि भाई जो भी जेल हैं उनमें विधिक सहायता जो है क्लिनिक्स हैं उन पे काम करता है। इसके अलावा विधिक सहायता और परामर्श करता है कि आप क्या शुल्क का भुगतान होगा, मसौदा तैयार करता है इन सबसे रिलेटेड, अधिवक्ता प्रतिनिधित्व, तो ये सारे काम नालसा ही देखता है एक तरह से हम देखें तो जुडिशरी में भी ना जुड़े हुए जो लॉ से रिलेटेड चीज़ें हैं। जनहित याचिकाओं, जैसे कि नालसा ने क्या काम किया, एक जनहित याचिका दायर की 2014 में उच्चतम न्यायालय में, तो उसका फिर क्या आया, ऐतिहासिक निर्णय आया कि देखिए भाई ट्रांसजेंडर जो समुदाय हैं उनके भी अधिकार हैं कुछ, तो उनको मान्यता प्रदान की गई थी। ये नालसा का एक काम है, इसे आप एज एन एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या है, निःशुल्क विधिक सेवाओं में क्या है, लाभार्थियों को केंद्र या राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना तक पहुंच बनाने में सहायता और परामर्श करना भी शामिल है, ताकि वो भी तो एक तरह का न्याय है ना भाई, अगर किसी को ठीक से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह का न्याय है, तो ये उसकी भी समग्र जो पहुंच है उसको सुनिश्चित करता है, तो आपसे याद रखना है ना। चुनौती क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है कि हमारे यहाँ पे जागरूकता ही नहीं है लोगों के भीतर। अगर किसी भी चीज़ में तुम सेक्टर में चुनौतियों की बात करोगे ना, तो ये वाला पॉइंट कहीं भी यूज़ कर लेना, जागरूकता। तो विधिक साक्षरता का अभाव है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, 15% ग्रामीण जो निवासी हैं वही केवल इनके बारे में जानते हैं, ऐसा नालसा की रिपोर्ट ने बताया था। दूसरा है कि प्रतिनिधित्व की निम्न गुणवत्ता, कि भाई जो ये लोग हैं कम पारिश्रमिक में काम करते हैं यानी वेतन पे काम करते हैं, कार्यभार बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो गरीबों को मदद मिल रही है ना, वो भी निम्न गुणवत्ता की विधिक सहायता वाली बन जाती है। गरीबों को वैसे निम्न गुणवत्ता की चीज़ें मिलती हैं, जैसे राशन में मिलता है कई बार तो खराब राशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो ऐसी विधिक सहायता भी खराब लेवल की है। अल्प वित्त पोषण, तो संसदीय समिति की रिपोर्ट ने बताया था कि भारत में जो प्रति व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता है ना, उस पे जो खर्च हो रहा है बहुत ही कम है। आप उठा के देखो, आप प्रति वर्ष मात्र 0.7 रुपया प्रति व्यक्ति मदद मिल रही है, तो इसमें क्या घंटा न्याय मिलेगा? सॉरी फॉर लैंग्वेज, भावनाओं में बह जाते हैं यार। डिजिटल विभाजन, तो हालांकि क्या है कि टेली लॉ जैसी टेक्निक हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उन लॉ को यूज तो हम तब करेंगे जब डिजिटल साक्षरता होगी हमारे पास। ना तो डिजिटल अवसंरचना पर्याप्त है और साक्षरता भी नहीं है, जिससे फिर से वही 67% जो भाई अगर हम शहरों में देखते हैं तो 67% लोगों के पास इंटरनेट है, पर गाँव में जब हम देखते हैं तो केवल 33% के पास में इंटरनेट पहुंचा हुआ है, तो हम कैसे डिजिटल चीज़ों का यूज कर पाएंगे? बाकी सीमित भौतिक सीमा है। देखिए, भारत में प्रत्येक 10,000 लोगों पे एक वकील बनाम, और शहरी लोगों की बात करते हैं तो 1,000 लोगों पे एक है, तो कहीं ना कहीं इनकी भी उपलब्धता बहुत कम है, तो कैसे फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना सुनिश्चित हो सके, इस पे सवाल उठते हैं। लोक अदालतें क्या होती हैं? तो इस बार देखो एक थोड़ा सा डिटेल में दे दिया है, अच्छी खासी में समझते हैं। लोक अदालतें एक होती हैं वैकल्पिक विवाद समाधान मंच, तो ये क्या काम करती हैं? अगर कोई मामला लंबित पड़ा हुआ है या मुकदमा होने से पहले ही इस चीज़ का निपटारा करने की कोशिश करती हैं, काम करती हैं, जिससे जो है न्यायिक लंबिता जो है, जो जुडिशरी में डिले होता है उसको हम कम कर सकें। ये फैक्ट है, तो ये आपको कहने की पता होना चाहिए कि पहली जो लोक अदालत बनाई गई थी वो गुजरात में आयोजित करी गई थी, और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। जिससे क्या हुआ, 2002 में स्थायी जो लोक अदालतें हैं उनको संशोधित किया गया, स्थापना। 3 तरह की ये लोक अदालतें होती हैं। सबसे पहले काम करती हैं राज्य लोक अदालतें, ऑब्वियस सी बात है, स्थानीय परिस्थिति के हिसाब से ये गठित की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। दूसरी होती हैं राष्ट्रीय लोक अदालतें, ये क्या काम करती हैं? सभी न्यायालयों में एक ही दिन में समाधान करती हैं और त्रैमासिक रूप से ये आयोजित की जाती हैं, यानी 3 महीने में एक बार। स्थायी लोक अदालतें क्या होती हैं? ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से रिलेटेड विवादों को जो भी है मुकदमा से पहले उसे ठीक करने का काम करती हैं, और कहाँ पे करी जाती हैं? ज़्यादातर जिलों में लगाई जाती हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इनके अंतर्गत जो विवाद जाएंगे समाधान कराने, वो किस तरह के विवाद होते हैं? तो सबसे पहले शमनीय आपराधिक होते हैं ना, तो उनको या श्रम से रिलेटेड जो भी हैं ऐसे विवादों का समाधान करती हैं।
यानी जहां पे समझौता करके दो लोगों के बीच का विवाद को कम किया जा सकता है, उन पे ये बात करती हैं, ठीक है। लेकिन जो गैर समनीय अपराध हैं, जहां समझौता संभव ही नहीं है, उसे शामिल नहीं करेंगे। ये कैसे होते हैं भैया? देखो भाई, गैर समनीय अपराधों का मतलब ऐसा है, ऐसे अपराध जिनका मतलब क्या समझौता करोगे? अगर किसी ने किसी महिला के साथ में उत्पीड़न किया है, किसी का बलात्कार किया है, किसी की हत्या की है, तो अब इसमें आप समझौता थोड़ी कर लोगे। तो इसे हम बोलते हैं गैर समनीय अपराध। और समनीय, जमीन से रिलेटेड मामला है, आपस में समझौता कर लो भाई। बिक्री से रिलेटेड मामला है, समझौता कर लो भाई। अमेजोन ने किसी का पैसे काट लिए, ठग लिया, तो उसमें मतलब आप समझौता कर लो भाई, ठीक है। और देखें क्या ये काम भी कर रहे हैं, किसी काम में आ रहे हैं? बिल्कुल। 44 लाख लोगों को ना 22 से 25 में कहीं ना कहीं विधिक सहायता प्रणाली ने इसका मतलब इतने लोगों ने इसका फायदा उठाया है, तो वो उतने लंबे झंझट से बच गए जो हो सकता था क्रिएट, है ना। तो लोक अदालतों के माध्यम से 23 करोड़ के आसपास मामलों का समाधान किया गया है। तो इसके निर्णय के खिलाफ कहीं अपील भी की जा सकती होगी? बिल्कुल नहीं। इनके निर्णय जो है ना अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। यानी जो आपकी लोक अदालत है उसने निर्णय दे दिया ना आपके समाधान पे, अब वो आपको मानना होगा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने समझौते के द्वारा इसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया है, और आप आके तो नहीं, अब मैं नहीं मान रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। तो इनके पास क्या होता है? सिविल न्यायालय। सिविल यानी वही जो हमने बताया था ना, शमनीय क्या बोलते हैं आपका, शमनीय अपराध जो है, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं इनके पास में। तो ये अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती हैं, और इनमें सबसे बढ़िया बात है कि आपका कोई मोटा खर्चा नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, जब आप जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप जज से सीधे बात करेंगे, आपका वकील वगैरह काम कर रहा होता है। इसमें अच्छी बात ये होती है कि जो प्रक्रियात्मक लचीलापन है ना, वो इसमें पाया जाता है। आप जाएंगे सीधे जज साहब से अपनी बात बताएंगे और सीधे मामले को सुलटवाएंगे, है ना। तो अब हम आ गए हैं फाइनली न्यूज इन शॉर्ट्स पे, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो जाके भाई चैनल को सब्सक्राइब मारो, लाइक मारो, कमेंट मारो, ताकि मैं अगले दिन मेरे पास मोटिवेशन बच जाए 2 घंटे बोलने के बाद, 1 घंटे बोलने के बाद, कि हाँ भाई इन लोगों के लिए कुछ करना है, इन लोगों के लिए पेड़ बचाएं। उच्चतम न्यायालय की जो विधेयकों पर अनुमति है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, आपने अगर करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं तो आपने देखा होगा अप्रैल के आसपास में विवाद पे एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि देखिए भाई, राज्यपाल जो विधेयक को बात बात पे भेज देते हैं राष्ट्रपति को, तो उसमें कहीं ना कहीं एक समय सीमा होनी चाहिए कि आपको कितने दिनों के भीतर उस पर कोई डिसीजन लेना है। तो उसी को कहीं ना कहीं वापस से पलट दिया है। तो उच्चतम न्यायालय की 5 न्यायालयों वाली खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 143 में क्या होता है, राष्ट्रपति जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में जाके उससे कहता है कि भैया मुझे फलाने मुद्दे पर राय चाहिए, तो राय दीजिए भाई। तो 143 के तहत मांगे गए 16वें राष्ट्रपति परामर्श में अपनी राय दी है, और उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, न्यायालय जो है वो संविधान में जो अनुच्छेद हैं 200 और 201 के तहत विधेयकों पर अनुमति देने के निर्णय में राष्ट्रपति या राज्यपाल पर कोई समय सीमा लागू नहीं कर सकता। पहले इन्होंने कह दी थी कि 6 महीने के अंदर निर्णय लो। इससे पहले क्या होता, अप्रैल 2025 में उच्चतम न्यायालय ने 200 और 201 के तहत विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय की थी। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, यही है, उसी के बारे में है जो मैंने बता दिया कि भाई आप राय ले सकते हैं। अनुच्छेद 200 और 201 में क्या है, 200 में है कि जब भी देखिए विधायिका, राज्य की विधायिका किसी विधेयक को पारित करती है और राज्यपाल के पास भेजती है, तो उसके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले वो चाहे तो अनुमति को रोक ले सकता है, यानी विधेयक खारिज, या फिर चाहे तो वापस लौटा सकता है कि एक बार फिर से सोच लो भाई, या फिर एक और ऑप्शन है अनुमति देना, रोकना, पुनर्विचार के लिए लौटा देना, या फिर उसे राष्ट्रपति के लिए भेज देना कि भाई साहब चेक करके बताना इसे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें। ऐसी 201 में क्या है, जब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को सुरक्षित रखेगा, तो राष्ट्रपति क्या काम करेगा, या तो अनुमति देगा या अनुमति रोक लेगा, सेम ऊपर की तरह, या फिर से विचार के लिए विधेयक को वापस कर देगा, है ना। लेकिन आरक्षित विधेयक जो भी है, निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई ये कितने टाइम के अंदर किया जाना चाहिए, ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन अप्रैल वाले केस में क्या करा था, उन्होंने कह दिया कि 6 महीने के भीतर आपको निर्णय लेना पड़ेगा भाई, क्या करना है। तो वापस से उन्होंने कह दिया खंडपीठ ने कि नहीं भाई, ऐसी कोई समय सीमा नहीं है, फिर से बात रिपीट कर दी है। तो उच्चतम न्यायालय के जो राय है उसकी कुछ और भी बिंदु है, देखो समझो। मानित अनुमानित संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, कि भाई जो न्यायालय है ना, ये मान के नहीं चल सकता कि कोई विधेयक, अगर आपने 6 महीने तक राष्ट्रपति ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब ये एक्सेप्ट ही मान लिया जाएगा, एकदम पारित मान लिया गया। तो समझो भाई, जो मानित अनुमानित है ना, इसकी जो संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, जो पहले कोर्ट ने किया था।
तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं होगा ये, जो आपके राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं, इनकी तो जो संवैधानिक शक्ति है उस पर न्यायिक पालिका अतिक्रमण कर लेगी कि भाई 6 महीने राज्यपाल ने किसी विधेयक पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी या राष्ट्रपति ने नहीं दी, तो आपने तो उसका पालन कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं जो संवैधानिक शक्तियां हैं आपस में, उसमें कहीं नहीं अनुकूल नहीं है। दूसरी ये क्या और बात है कि देखिए भाई, ये भी है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? अगर आप ऐसा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। अगली चीज जो बताई है वो बताइए कि सीमित न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कैसे? कि अगर राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल कहीं ना कहीं एजेंट होते हैं सेंट्रल वाली ये जो गवर्नमेंट है उसके, तो अगर और स्टेट में किसी और पार्टी की सरकार है, तो राज्यपाल अगर दुर्भावनापूर्ण तरीके से इसका काम कर रहा है ना, बार बार भेज दे रहा है, तो हाँ, न्यायालय तब हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन ये भी याद रखना कि जो न्यायालय जो समीक्षा करेगा या हस्तक्षेप करेगा, वो प्रक्रिया तक ही काम करेगा, निर्णय सही है या गलत है इसका निर्णय नहीं करेगा। समझे आप? जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रत्येक मामले में इससे भी जरूरत नहीं है लेने की कि भाई बताइए मैं क्या करूं, तो बार बार जरूरत भी नहीं है। तो राष्ट्रपति की जो व्यक्तिपरक संतुष्टि है वो अपने आप में पर्याप्त है। जरूर नहीं है कि जाके हर बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ 143 के अंदर जाके कि जी करें नहीं करें। अगला हमारा आर्टिकल है जो शॉर्ट न्यूज है, वो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जुडिशरी को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक श्वेत पत्र जारी किया है, किसको लेकर के? कृत्रिम बुद्धिमत्ता और न्यायपालिका पे, है ना। तो इसमें क्या है, ये बताता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जो है उसकी समीक्षा करता है, और उससे रिलेटेड क्या क्या नैतिक मुद्दे हो सकते हैं उनकी चुनौतियों को बताता है। तो ये चर्चा का विषय हो गया। चुनौतियां क्या हैं भाई? वही, हमारी एआई पे बहुत ज़्यादा निर्भरता हो जाएगी और कहीं ना कहीं मानवीय विवेक का ह्रास हो जाएगा, और इनकी जो एआई मॉडल्स हैं इनकी अपारदर्शी प्रकृति होती है जवाबदेही की, तो ये हमें कम कर सकती है। दूसरी चीज़ है मति भ्रम उत्पन्न हो सकता है, मनगढ़ंत कंटेंट मिल सकता है, तो कई बार झूठी जानकारी मिल जाएगी, तो भी कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये बहुत नॉर्मल सा आर्टिकल है। एल्गोरिदम से संबंधित पूर्वाग्रह हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एल्गोरिदम किसी के खिलाफ कुछ चीज़ें बना सकता है, तो उसमें दिक्कत क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा कुछ और भी चिंता हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वही हैं और कुछ नया नहीं है इसमें। डीप फेक, साक्ष्य में हेरफेर हो सकती है, गोपनीयता निजता का जोखिम हो सकता है, बौद्धिक संपदा संबंधित चिंताएं, ये वही है जिनके बारे में बात करी थी गूगल वाला जो सर्च रिव्यू से रिलेटेड था। कुछ पहले हैं बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ या न्यायालय व्यवस्था में हम एआई के यूज से कुछ पहले बना रहे हैं। तो ई कोर्ट मिशन है, इसमें क्या है, एआई जो है लंबित मामलों में जो भी प्रशासनिक देरी है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। बाकी सुपेस में काम करते हैं, यानी जो भी न्यायालय ने जो भी निर्णय दिए हैं उनके जो अदालती दस्तावेज हैं उनका सार तैयार करता है। सुवास काम करता है, ये काम करता है एक तरह से आपका ट्रांसलेशन का, जो 19 भारतीय भाषाओं में उसका निर्णयों का, ठीक है। बाकी और भी हैं। वैश्विक पहले बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नैतिकता पर सिफारिश यूनेस्को ने किया है ये, और इसने ये वाली प्रकाशित की एक टूल किट। ओईसीडी एआई सिद्धांत हम पीछे पड़ चुके हैं। ईयू का यूआ एआई एक्ट, इस पे भी हम काम कर चुके हैं, ठीक है। ब्राजील का एथोस है, सिंगापुर का लोनेट एआई है। सिफारिश क्या है? देखिए भाई, एआई नैतिक समितियां बनाइए ताकि तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता से जो निकाय हैं वो स्थापित की जा सकें। इसके अलावा कुछ सुरक्षित आंतरिक तकनीकें होनी चाहिए इन हाउस, जिससे हम गोपनीयता, सुरक्षा और डेटा प्रकटीकरण के संबंधित जो भी जोखिम है उसको हम कम कर सकें। इसमें यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी भारत में कारागार रिपोर्ट 2025, ये हमने पिछले में भी पढ़ी थी, कारागार से रिलेटेड क्या क्या टेंशंस हैं, तो ये फिर से एक बार आ गई है। इसमें क्या है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने भारत में कारागार रिपोर्ट 2025 जारी की है इसके अनुसंधान में, और इससे पहले वो करी थी आई थिंक एडीआर ने, ठीक है। चिंताएं क्या हैं? वही जेल प्रशासन से रिलेटेड चिंता है। अच्छा, आपको ये पता है ना कि जो जेलों का प्रशासन देखते हैं वो 7वीं सूची जो है उसमें राज्य सूची का विषय है, ठीक है, और इस पे प्री में क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सिंपल सी बात है कि जेल प्रशासन से जुड़े जो भी कानून बनाएंगे वो राज्य की विधायिका बनाएंगी। इसलिए कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अलग अलग राज्यों में जेल का ढांचा अलग अलग हो जाता है, तो हम कैसे क्या बोलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक रूपता उनमें फिर भी ला सकें। तो भारत में जो कैदियों के साथ व्यवहार है उसके लिए संयुक्त राष्ट्र मानक है उसका अनुपालन कराने की बात करता है। नेल्सन मंडेला नियमावली, ये भी जेल से रिलेटेड है, इसी को बोलते हैं हम।
तो इसको हम कैसे पूरा करा सकते हैं। फिर कुछ कंसर्न्स हैं कि भाई जेल में जो जितनी क्षमता है कैदियों की उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं कैदी भरे हुए हैं, तो 131% है, तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और उसमें भी एक बात यह है कि 4 में से 3 कैदी तो विचाराधीन पड़े हुए हैं। विचाराधीन का मतलब है कि इनका भी वर्डिक्ट आना बाकी है कि ये दोषी हैं या नहीं है। आरोप लगा, जेल में भेज दिए। कहीं ना कहीं ओपन प्रिजन्स का जो है उपयोग है वो कम करते हैं। मैंने पिछले महीने की मैगजीन में बताया था कि ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट क्या है, और एक फैक्ट था कि ये शुरुआत कहाँ से करी गई इसकी, है ना। तो कॉन्सेप्ट मैं फिर से दोहरा देता हूँ, फैक्ट को आप मुझे बताना। कॉन्सेप्ट ये है कि ये जेल है, ऐसी जेल होती है कि इसमें लॉकर वगैरह में हम बंद करके किसी को नहीं रखते हैं। इसमें होता क्या है, आपको दिन के टाइम में बाहर जाने की, बाहर मजदूरी करने की, सब चीज़ों की काम कर सकते हैं आप, और वापस शाम को अपने जेल में वापस लौट सकते हैं। तो इसे हम ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो इसमें भी क्या बोलते हैं, हम इसका उपयोग कहीं ना कहीं कम कर रहे हैं। एक रूढ़िवादी सोच और चल रही है, वो ये है कि जो साफ सफाई वगैरह जेल में करनी है ना, ये तो बहुत ही गंदा कार्य है भाई, ये सब जेल में साफ सफाई क्यों करानी है आपको। तो ये कहीं ना कहीं भेदभाव को एक बनाती है। इसके अलावा जाति आधारित भेदभाव जेल में होते हैं। कैसे कि अगर आप किसी खास जाति से आते हैं तो आपको जेल का ये काम करना पड़ेगा, किसी दूसरी जाति से आते हैं तो ये वाला काम करना पड़ेगा। तो ये प्रावधान जो थे सुकन्या सांता मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिए थे। मजदूरी में अंतर होता है, जो मैंने बताया ना कि जेल जो है वो राज्य सूची का हिस्सा है। तो भाई अगर हम नहीं, कोई और आदमी अगर जाके मजदूरी करता है कैदी बनने के बाद में मिजोरम की जेल में, तो उसे मिलते हैं 20 रुपए, और कर्नाटक की जेल में मजदूरी करने वाले को मिल रहा है 524 रुपए। तो कहीं ना कहीं ये भी न्यूनतम मजदूरी जो है इससे भी बहुत कम है, और ये असमानता भी है एक तरह से। वहीं महिला जो कैदी हैं जेल नियमावलियों में, उनका जो प्रजनन विकल्प है वो अधिकार स्पष्ट नहीं है कि भाई उनको रिप्रोडक्टिव की चॉइस है या नहीं है। बाकी महिला कैदियों को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में और घरेलू काम कराने में। तो कहीं ना कहीं जो काम कार्य का जो समान अवसर मिलना चाहिए, बताना कौन सा आर्टिकल में आता है, उससे ये वंचित हो जाते हैं। इसके अलावा विधिक सहायता जो है अधिक प्रभावी नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे भौतिक और डिजिटल जो अवसंरचना है उसकी कमी है, जिसके कारण कई बार जो विधिक सहायता है सरकार की, हम हमारे कैदी उनका भी यूज़ नहीं कर पाते। आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले देखिए भाई, रूढ़िवादी जो शब्दावली है उसको चेंज करो, मॉडर्न शब्दावली का यूज़ करो। इसके अलावा जो जातिगत भेदभाव चल रहे हैं, जो हमने बात करी ऊपर, उसको खत्म करो। एक रोस्टर प्रणाली लेकर, रोस्टर प्रणाली होती है कि आप मतलब आदमी के अधिकारों को सुरक्षित कर पाएं। ये रोस्टर प्रणाली आमतौर पे आपने पढ़ी होगी आरक्षण व्यवस्था में। प्रत्येक 3 वर्ष में कैदी की जो मजदूरी की समीक्षा करना चाहिए, संशोधन करना चाहिए, जो भी कहीं कितना दे रहे हैं। विचाराधीन जो कैदी हैं उनके मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए कि भाई वो कहीं ऐसा ना हो वो विचाराधीन है, जेल में डाल रखा है, बाकी और कैदियों के साथ मिलके उसका भी व्यवहार वैसा ही हो जाए। बाकी जो ICJS है, इसके लिए डेटा का जो रियल टाइम अपडेशन है वो भी सुरक्षित करना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक ये आज का लास्ट आर्टिकल है। यस, अगर आपने अब तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको एक्चुअल में मैं जो काम कर रहा हूँ ये पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अगर हो सके तो कमेंट करके ये भी बता देना कि भाई यहाँ पर आपको इस चीज़ में थोड़ा और सुधार करने की ज़रूरत है। तो मैं काम करके ही सीखने वालों व्यक्तियों में से हूँ, तो आप जैसी फीडबैक बैक देंगे तो मैं उसके आधार पर काम करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय ये क्या काम कर रहा है, इसने शुरू किया है इन सब मामलों ने मिलके MYJS यानी मॉडल यूथ ग्राम सभा मिलके। यानी कौन कौन, पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालयों का इनका सहयोग लेके। इसमें क्या होगा, सिंपल सी बात, इसमें जन भागीदारी को मजबूत करने की कोशिश की जाएगी। उसके हिसाब से ग्राम सभा के जो सत्र हैं उसमें जो सहभागी स्थानीय शासन को प्रोत्साहन करने के लिए हम काम करेंगे। एक्चुअल में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है इसके अनुरूप है, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय हुए, एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय मतलब विद्यालय हुए, इन सबको राज्य सरकार में विद्यालयों को लागू किया जाएगा। ये कौन से होते हैं भाई, जवाहर, मैंने तो टेस्ट दिया था इसका बहुत टाइम पहले। ये आवासीय विश्वविद्यालय होते हैं, यानी आप उसमें रह के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और NEP 1986 के अंतर्गत ये काम करते हैं, जो भी भाई गाँव से ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं पिछड़े हैं, तो इनको शिक्षा देने का काम करते हैं। EMRS क्या होते हैं, तो इनका उद्देश्य है जो ST वाले एरिया में है ना, उनको हम कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें, और कहीं ना कहीं 50% से अधिक जो ST वाली जनसंख्या है या 20,000 से ज़्यादा जनजातीय व्यक्ति हैं, उनके हम एजुकेशन पे बात कर सकें। तो साहब ये जो है आपका MYGS मॉडल यूथ ग्राम सभा, इसका उद्देश्य क्या है, सबसे पहले है कि देखिए भाई, विद्यार्थियों को
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए कि भाई कैसे ये पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। इसके अलावा हम ग्राम सभाओं को या फिर स्थानीय प्रशासन जो हम चलाते हैं उसमें सक्रिय भागीदारी कैसे युवाओं की ला सकें। इसके अलावा उनका कौशल विकास कैसे कर सकते हैं हम स्थानीय संस्थानों को सुदृढ़ीकरण करने के लिए। इसके अलावा जो जीवन है, वास्तविक जीवन की जो शासन संबंधी चुनौती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं एक स्थानीय प्रशासन के अंदर, हम इससे भी रूबरू करा पाएं। तो ये था आज का आर्टिकल पॉलिटी से रिलेटेड। अब ये कंप्लीट हो गई है। मैंने कोशिश की कि मैं काफ़ी कम टाइम में इसे पूरी कराने की कोशिश करूं। बाकी जब आप इसे और 2x की स्पीड पर देखेंगे तो थोड़ा तेज़ी से हो पाएगा, है ना। तो मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए कम से कम भाई कोशिश करो कि 50 लाइक तो फेंक के मारो इस पे, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ कि हाँ भाई ठीक है। तो थैंक यू पूरा सेशन देखने के लिए, और आपकी कुछ शिकायतें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ पे जल्दी से जल्दी आपकी प्रतिक्रिया करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जा करके इसके बाकी जो वीडियोज़ आने वाले लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप जनवरी से 2025 यानी जनवरी 2025 से शुरू करो और अब तक की करा दो, हमारी हेल्प हो पाएगी इससे। तो देखो यार, हो सकता है जनवरी 2025 से मैं ना करा पाऊँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि अभी मैं अक्टूबर, नवंबर की अभी तक लेटेस्ट आई हुई है, और सितंबर, इनकी मैं तीनों की साथ लेके चल रहा हूँ। जैसे अक्टूबर की कवर हो जाती है, नवंबर कवर हो जाती है, तो इससे पीछे की भी लेके चलेंगे, और दिसंबर की जब आ जाएगी उसको भी लेके चलेंगे। तो मैं एक साथ यानी कोशिश करूंगा कि एक महीने में 3 महीने की मैगजीन को कवर करा पाऊँ। बाकी तो देखो प्रभु की इच्छा, जितना हो जाए। तो थैंक यू अपना समय देने के लिए। बाय बाय।